वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको आज के न्यू नॉवल में। तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। मुबारक और रमज़ान का चांद नजर आ गया है। टीवी के स्क्रीन पर उभरते हुए अल्फाजों को देखते हुए यंग जनरेशन पुरजोश से चिल्लाई थी, जबकि पास बैठे बड़ों ने इन सबकी हरकत पर कानों को लपेटते एक भरपूर खुरी से नवाजा था। मजाल है जो इनकी आफत के परकालों पर जरा सा भी असर हुआ। वो अब भी अपनी ही मस्ती में मगन खोए हुए थे जब वह हजूर की कड़कदार आवाज़ इनकी समातों में घुली थी। उठो लड़कियों, नमाज पढ़ के किचन में लगो, और तुम सब मस्जिद में तरावी के लिए हर वक्त टाल मटोल में लगे रहते हो। कुछ इबादत सारे अंजाम दे दिया करो। रोज़े क़यामत रब को कौन सा मुँह दिखाओगे? मजीद कुरैशी ने लड़कियों के कहने के साथ ही लड़कों को भी याद दहानी करवाई तो वह सब लोग सर इस बात नहीं लाते उठ खड़े हुए। औरतों ने नमाज की अदायगी के बाद किचन समेटा, जबकि मर्द हजरात तरावी से फारिग होकर सोने के घर से अपने अपने कमरे में आराम के लिए चले गए थे। वहीं नजीना को अकेले खुला में कुछ खोदता देखकर मजीद साहब अपने कदम इनकी तरफ बढ़ाने से रोक ना पाए थे। क्या हो गया है नजीना, ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? इन्होंने इसके उदास चेहरे पर नजरें जमाई हुई इसकी खामोशी की वजह जाननी चाहिए। नायाब की याद आ रही है भैया, कितनी ईदें गुजर गई हैं ना, अपने जिगर के टुकड़ों को नहीं देखा। काश इसे मेरी तरफ का अंदाजा हो जाए और वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाए, मगर वो तो मुझे देखना ही नहीं चाहती, इसलिए तो मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देती। इसके लहजे में अपनी बेटी के लिए बहुत ही तड़प थी, जो भी और हो भी क्यों ना, आखिर माँ जो थी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो अंदर। इन्होंने इनसे सहारा देकर चलने का इशारा किया तो न चाहते हुए भी इनके साथ चलना पड़ा। आप भी फिक्र नहीं पप्पो, किसी किस्म की टेंशन मत लें वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। मैं हूं ना, मेरा वादा है कि आपकी बेटी इस बार आपके साथ ईद मनाएगी। आप बस खुश रहें। इसके पास आने पर दरमान कुरैशी डिफरेंट नेम है, वादा करने वाले लबो लहजे में कहता है, इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वहीं मजीद कुरैशी लब भीजे इसकी बात की तह तक पहुंच चुके थे, मगर वह इन्हें आंख के इशारे से कुछ भी कहने से रोकता पप्पो को लिए इनके कमरे की जानी पड़ा था। तुम सच कह रही हो ना दरमान? इन्होंने एक बार फिर से पूछना जरूरी समझा था, जैसे वो इनकी एक पल की खुशी के लिए झूठे दिलासे न दे रहा हो। हाँ पप्पो, सोफी से सच कह रहा हूँ, बेड पर बिठाते हुए मुस्कुराते हुए बोला तो बदले में इसके सर पर हाथ फेरती हुई मुसर्रत से दुआएं देने लगी। रमज़ान ब्लॉच ऑफिशियल, ये शायद इसके राइटर का है। भैया अल्लाह पाक के वास्ते अब तो रुखसती कर लो, मुझे गरीब को भी दो पल का सुकून नसीब हो जाएगा, वरना अम्मी का बस चले तो सारा दिन गधों की तरह मुझसे काम करवाती रहेंगी। आली ने नजर न आने वाले आंसू पोंछते हुए ड्रामाई अंदाज में इस कहकर इब्राहिम खान को अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। क्यों चुड़ैल, मेरी बीवी तुम्हारी मुलाजमा होगी जो तुम इससे काम करवाओगे? हैं, लड़के को चुड़ैल कह रहा? इसे तो मैं बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगा। देखना तुम। इब्राहिम ने पलंग पर बिठाते आखिर में बाबा को देखते शौकी से दाईं आंख दबाई थी। वहीं आलिया मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा था। गुस्से से खोलती तनफन करती इसके सर पर सवार हुई थी। हाँ, मैं तो आपकी मुलाजमा हूं ना, जो आपकी शाही फरमान के मुताबिक आपका हुक्म बजा लाऊं। मेरा तो कोई है ही नहीं इस जालिम दुनिया में। मुझे पता चला कि आप लोग वाकई ही मुझे कच्चे के ढेर से उठाकर लाए हैं। इसके दुखड़े किसी खातिर कम होने को ना आ रहे थे। इसे छेड़ने पर वो अच्छा खासा लुत्फ अंदोज होता था, जबकि बाबा नफी में सारे हिलाते से खामोश होने का कह रहे थे, जो कि आज इससे बिल्कुल भी इरादा ना रखता था। हाँ, मुलाजमा ही तो हो, तभी तो तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। इसकी अब की बार वो इसे मजीद छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो वो अच्छी खासी चिढ़ भी गई थी। अल्लाह करे आपकी बीवी आपसे भी ज्यादा जालिम हो और आपको दिन में तारे दिखाए, आपसे घर का सारा काम करवाए, फिर जाकर मेरे कलेजे को ठंड मिलेगी। वो लेस से इंसाफ करते हुए अपने दिल की भड़ास निकालते मजे से बोली थी। अब की बार इसने कुछ कहने के लिए खोले ही थे जब अब्बा हजूर ने दोनों को चुप करवाते टीवी ऑन किया, जहां चांद नजर आने की इतला दी जा रही थी। उफ, अब तो डबल काम मेरे मत्थे लग जाएगा। एक नए सिरे से इसे परेशानी लाक हुई थी। बुरी बात बच्चे ऐसा नहीं कहते। इस महीने के मुताबिक चंद एक ऐसी हदीस फरमाई गई है। ये महीना बहुत बरकत होता है। तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया है कि तर्जमा, माह रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और माह शबान मेरा महीना है। शबान गुनाहों से पाक करने का महीना है और रमज़ान गुनाहों को ख़त्म कर देने वाला महीना है। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को हर नेकी 10 गुनाह से 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोज़े के
लिए कि वो मेरे लिए ख़ास है और मैं इसका बदला खुद दूंगा। आदमी अपनी ख्वाहिश और खाना मेरे लिए छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह को की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की बू से बेहतर है। सॉरी पापा, मैं अब से ऐसा नहीं कहूँगी। आलिया ने शर्मिंदगी से कहकर खुले दिल से अपनी गलती को तस्लीम किया तो पापा मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा चुके थे। शुजा बेटा, कब रुखसती करवानी है तुमने? माशाल्लाह कितना वक्त गुजर चुका है, अब तो करवा ही लेनी चाहिए। इसी बहाने घर में कुछ दिन का हल्ला गुल्ला तो रहेगा ना। वकार साहब ने बेटे से कहते हुए इसकी राय जानना चाहिए थी। आप जानते तो हैं ना अपनी बहन को, इनके इस रिश्ते से शुरू से ही कोई मसला है और वो ये कभी नहीं चाहेंगी कि इनकी बेटी इस महल को छोड़कर यहाँ आए। बाकी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? वो अपनी बात कहकर उल्टा बाबा से पूछ रहा था। तुम अपनी फूफो की छोड़ो, अपनी बात करो। ये फैसला करने से पहले ये बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारी बहन का भी फैसला तुम्हारे ही साथ जुड़ा है, यानी तुम्हारी रुखसती के साथ ही इसकी भी रुखसती करने का इरादा रखता हूँ, ताकि दोनों फर्जों से अच्छी तरह से दस्तबरदार हो जाऊँ। बाबा, आप भाई पर मेरी वजह से ज़बरदस्ती कोई फैसला मत थोपिए, इनकी मर्जी है। और बात रही मेरी, तो मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे सदके दिल से कबूल होगा। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो जाए। चाय की ट्रे लिए सरवत अंदर आते हुए बोली तो बाबा भाई ने इसके रद्द-ए-अमल को सुनते हुए एक दूसरे को देखा था। जाने वो आते हुए सब सुन चुकी थी। तुम्हारी वजह से किसी का घर खराब नहीं होने वाला। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बाखुशी तुम्हारी इस मेसनी भाभी को यहाँ लाने के लिए तैयार हूँ। शुजाक ने माहौल को हल्का फुल्का करने की चाह से बात को मजाक का रुख दिया था। तो वो लफ्ज़ मेसनी सुनती खफकी से मुंह फैलाई इसे देखने लगी थी, जो मज़े से चाय की चुस्कियां लेता इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था। खबरदार, जो आपने मेरी कज़न प्लस बहन को कुछ कहा तो वो फुल लड़ने वाले मूड में आती गुस्से से बोली थी। इसकी बात पर मुस्कुराते हुए जबकि वो हक्का बक्का इसकी बात पर मुस्कुराए जबकि वो बाबा इसकी बात पर मुस्कुराए जबकि वो हक्का बक्का होता इसे देख रहा था, जो अपनी कज़न की वजह से इससे लड़ने मरने पर उतर आई थी। देख रहे हैं बाबा, वो आपकी चमची और इसकी मेसनी कज़न प्लस बहन अभी तक यहाँ आई ही नहीं, और ये साहिबा इसकी वजह से मुझसे दो दो हाथ करने पर तुली हुई हैं। अभी भी वक्त है, सोचें ये ना हो कि आगे जाकर हम सबकी लड़ाइयाँ ही करवाती फिरेगी। शुजा इन्हें आगे की मनसूबाबंदी बताते पहले ही इन्हें वार्न करना चाह रहा था, और बाबा वो तो इसकी बात से मुतफिक होने के बजाय उल्टा इसे ही घूरती नज़रों से देख रहे थे, जिस पर वो डरने की अदाकारी करता है इनसे छुपने की नाकाम कोशिश करने लगा। उठ भी जाओ, अब कौन से गधे घोड़े भेजकर सोए हुए कि नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। रबीशा ने अब की बार गुस्से से झंझलाते हुए कहा। कई बार का जुमला दोहराया तो मुकाबिल पर जैसे असर ही नहीं हुआ। वो अब भी चींटों की तरह लिहाफ को ओढ़े मीठी नींद सो रहा था, यूं मानो सदियों से जैसे सोया ही ना हो। उल्लू की तुम पूरी इतनी आसानी से नहीं उठेगा ये। दान पे दान रगड़ते वो पास बड़ा पानी का जग अगले ही लम्हे पूरा इस पर ढेल चुकी थी, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा था। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, बचाओ बचाओ। आँख खोलने की ज़रा सी भी जहमत किए बगैर वो हाथ पैर चलाते हुए मुसलसल बचाव बचाव की रट लगाए बैठा था, जिस पर तपती हुई रबीशा इस हरकत पर मजीद तपी थी। ओ कौन सहन, आंखें खोलकर देखो, सैलाब नहीं आया। हाँ, मगर तुमने दही लाने में और ज़रा सी भी अगर देर करती ना तो अब्बा हजूर के अताब से 100% तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सैफी की तरफ कदरे झुकते हुए हलक के बल चिल्लाई थी। सैफी ने खूनख्वार नज़रों से इस पिद्दी चुड़ैल को घूरा था, जो इसकी मीठी नींद को ख़राब किए उल्टा इससे ही डांटने और लड़ने मरने पर उतर आई थी। दफ़ा हो पिद्दी चुड़ैल, नहीं जा रही कहीं भी, जिसे बोलना है शौक से बोलो। सारी नींद की बैंड बजा दी है। अपने भीगे कपड़ों को झाड़ते हुए वो सख्ती से सुनाता दूसरे कपड़े पहनने के लिए कबर्ड में तलाशी के लिए निकल गया। अबू जी, सैफी नहीं जा रहा। वो यूं ही कबर्ड में सर दिए कपड़ों की तलाश में महफ था, जब रबीशा के मिनमिनाने की आवाज़ आई। मैं आ रहा हूँ बाबा। इसने जवाब देने के साथ ही सरर से पलटते मुड़कर अब्बा हजूर को देखना चाहा, पर वो होते तो दिखते ना। मैं आ रहा हूँ, हा हा। रबीशा ने इसकी नकल उतारते हुए ज़बरदस्त सा कहकर लगाया था। वो इसके जन्नती कहके को सुनता जल भुनकर रह गया था। तुम्हारी तो सैफी गजबनाक तेवर लिए गुस्से से इसकी जानी पड़ा ही था, मगर वो इसे चढ़ाती सुलेमानी टोपी पहनती वहाँ से 9-11 हो गई थी। भाभी, आपके हाथ से बने हुए इन चपली कबाब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। खबरदार, जो किसी पर इनकी गंदी नज़र भी डाली तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। सैफी ने दीदेपन की तमाम हदें पार करते हुए ललचाई नज़रों से चपली कबाबों को देखता हुआ ट्रे को अपनी तरफ खिसका गया था। अब तुम्हारी अपनी गंदी नज़रें इन पर लग गई हैं तो किसी और की क्या मजाल है जो इन पर नज़रें रख पाएगा। पराठे से भरपूर इंसाफ करती वो लुकमा लगाने से बाज ना आई थी। तुम तो चुप ही रहो, सफील ने तीखी नज़रों से इसे घूरते हुए कहा।
कुछ देर पहले की हुई कार्रवाई से अभी तक भूली ना थी, बल्कि इसे फिल्म की तरह इसके हवासों पर बुरी तरह से छाई हुई थी। चुप करके सैरी करो, हर वक्त लड़ते रहते हो। रमजान और मुबारक का महीना है, कुछ तो अक्ल को हाथ लगाओ। मजीद कुरैशी ने दोनों को घिड़का और वो एक दूसरे को देखते हुए बुरे बुरे मुंह बनाने लगे, जैसे कड़वे बादाम दान के नीचे आ गए हों। सैरी से लुत्फ़अंदोज़ होकर मर्द हज़रात फजर की नमाज के लिए मस्जिद आ गए थे, जबकि ख़वातीन भी नमाज का इरादा करते अपने कमरों में जा चुकी थी। पीछे वो इन तोता मैना की जोड़ी पर एक हर फेंकती बर्तन उठाए खुद ही किचन की जानिब चल पड़ी थी। और बस कर यार जहाँ मौका मिलता है वहीं पे चौंच लड़ाने बैठ जाता है, और कुछ नहीं तो रोज़ों का ही ख्याल कर ले। सफ़ील इनके रोमांस पर खलेल टलता हुआ मिन्नत समाजत पर आया था। समातों में घुलती इसकी आवाज़ पर वह दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से नज़रें फेर रखे थे। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। उन बेचारे को बड़ों की फिक्र लाक हुई थी। ये तो सारे टब्बर के सामने दीदे फाड़ फाड़ कर मेरी बहन को ताड़े जा रहा है। इस वक्त ये बात याद आई थी तुझे? कफलिंग्स खोलकर वह दोबारा हाथ कमर पर टिकाकर लड़ाका औरतों की तरह बोला था। कुछ तो शर्म करो सैफी, अपने जीजा से कोई ऐसी बात करता है भला? अनायत मैडम शोर नामदार की तरफदारी पर खफगी से बोली ही थी कि चेहरा फिर से तन गया था। जीजा है तो जीजा बन के रहना, मेरा अब्बा बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो भी खड़ी खड़ी सुनाता सर पर टोपी चढ़ाता इसे ज़बरदस्ती अपने बाजों के हसार में लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। ओ मैडम, अब बर्तन धोने आओ, वरना अम्मा हजूर भी हमें धो डालेंगी। परवजी खाने से इसे रबीशा की झुंझलाती हुई आवाज़ आई थी, जिसे सुनकर वह हंसते हुए इसकी तकलीफ में बर्तन धोने आ गई थी। शाम का कहकर आई थी और दोपहर में ही जा रही हो, कम से कम 1-2 घंटे बाद चली जाना। थोड़ी देर तो रुक जाओ। इसने नायाब की जल्दी में जाने पर माथा पीटा था। सर में दर्द हो रहा है तो आराम करूंगी, नया वजाहत देती अलविदा कलमात अदा करके पैदल ही चलने लगी। ड्राइवर को फ़ोन किया तो पता चला कि वो आज गाड़ी को वर्कशॉप लेकर गया है। बाबा ऑफिस में थे तो इन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा था। चंद कदम लेने के बाद ही गाड़ी के पहिए इसके कदमों में चिराए तो वो दहल कर पीछे हटी थी। मुकाबिल शख्स से चेहरे पर मास्क चढ़ाए इसकी कलाई को अपने शिकंजे में लिए इसे गाड़ी में बिठाने लगा तो वो चीखते चिल्लाने की सारी हदें इसके की मफलूज होकर रह गई थी। माँ ने इस नकाबपोश ने क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल इसके चेहरे पर रखा तो अगले ही पल वो मुजामत तक करती लहराती हुई इसके हज़ार में गिरी थी। इसके बाद गाड़ी में बर्क रफ्तारी से चलती अपनी मंजिल की जानिब गमज़न हुई थी। कुछ देर की तवक्कुत के बाद इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। आवाज़ बहाल हुए तो ठिठक कर रुकी थी। सामने जो शख्स सोफे पर नीमदराज था गहरी और बेबाक निगाहों से घूरने में मगन था। ये कौन सा लिबास पहना है तुमने? कुछ ड्रेसिंग सेंस से सीख लो। हमारी हवेली में ऐसे कपड़े कोई भी नहीं पहनता। पप्पा तुम्हें यूँ देखेंगी तो कितना गुस्सा हो जाएंगी। इसकी बात पर नयाब ने ज़हर आलूद नज़रों से इसे देखा था, जो अपनी फुप्पोनामा शुरू करते हुए इसे फैशन सेंस की क्लासें दे रहा था। तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारी सोकुल्ड हवेली में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अपना ये भाषणनामा बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। नयाब गले से स्कार्फ उतारते शानों पर फैलाते रोब से कहती हुई चिल्लाने लगी थी। दरमान कुरैशी के याकूती लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। छोड़ने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना की है बेवकूफ़ लड़की। भूल जाओ अपने इस नाम नेहाद बाप को, क्योंकि अब से तुम मेरी हवेली चलोगी फूफो के पास और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहोगी। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके अपने जहन में इस बात को बिठा लो। दोबारा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारी भूल है मिस्टर कि मैं तुम्हारे साथ इस औरत के पास जाऊंगी। मुझे नफरत है इस औरत से, इसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। मैं जाके इसके साथ सारी जिंदगी गुजारना इस्तिसाइया लहजे में इसे बावर करवाती। वो मुकाबिल के चेहरे पर नागवारियत महसूस कर गया। ज़रा सी भी शर्म बची है तुम्हें? अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शर्म से डूब मरो। इस घटिया शख्स की पढ़ाई की पट्टी तुम्हारे जहन से इस कदर महफूज हो चुके तुम चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पा रही। चढ़ो यहीं पर और दरो दीवार से अपना सर टकराती रहो, क्योंकि तुम यहाँ से अब इसी सूरत निकलोगी जब मैं चाहूँगा। अपनी अंगश्ते शहादत की उंगली इसके सामने किए वो इतनी शिद्दत से धड़ा गया ने आपको अपना कान सुनसुनाते हुए महसूस हुए। वो बेबसी से चेहरा घुटनों में दिए हिचकियों से रो रही थी। आगे मेरी इजाज़त जनाबे आलिया होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है। आगे मेरी इजाज़त जनाबे आलिया। सरवत से मिलती तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाते तन से तंजन गोयाई तो सरवत इसके कंधों पर एक ज़बरदस्त सी थप्पड़ रसीद करते बिलवलाने पर मजबूर कर गई थी। सही कहते हैं भाई कि तुम एक नंबर की मेजनी हो। एमी, मैं तुम्हारे लिए इनसे लड़ती रहती हूँ। बेचारे भाई मुझे कहते भी हैं कि इसे पहचान लो, इसमें फिर भी जानते बूझते तुम्हारी फेवर में बात करती रहती हूँ। शुजा के तंज करने पर आलिया का मुंह बना था। वो टेलीनॉर का
खंबा समझता क्या है खुद को? आया बड़ा प्रिंस चार्मिंग जो मेरे लिए ऐसे फजूल बातें सोचता रहता है। आने तो ज़रा इसे मेरे सामने से गंजा कर दूंगी मैं आज। आलिया अपने खतरनाक इरादों से इसका सांस खुश्क कर गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो? माना कि भाई और तुम्हारी नहीं बनती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मेरे भाई को अजीबो गरीबत का बात से नवाजोगी। इसे गुस्सा आ गया था आलिया की बेतुकी बातों पर। अच्छा दफ़ा, मेरा मतलब छोड़ो इनको, हम बातें करते हैं ना अपनी। आलिया की जुबान इनकी अब की बार अपने जोर दिखाती के सरवर की एक घुड़ी पर इंसान बनती अपना जुमला दुरुस्त कर गई थी। बीबी जी आप दोनों को नीचे, साहब जी बुला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक देती मुलाजमा ने इन्हें पैगाम सुनाया तो वो दोनों एक दूसरे को देखती उठ खड़ी हुई थी। यहाँ बैठ जाओ दोनों। वकार साहब ने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया। दोनों चुपचाप वहाँ पर टिकी थी, मगर इनकी अगली बात पर दोनों को बुरी तरह से पतंगे लगे थे। इस जुमा को हम तुम दोनों की रुखसती तय कर दी है। अगर किसी को कोई मसला है तो अभी से बता दे, फिर आगे जाकर हम इन रिश्तों में कोई बदमज़गी नहीं चाहते। इनकी खरी और साफ बात पर दोनों नर्वस ही होती उंगलियां मरोड़ने लगी थी। बोलो बेटा, जवाब तो इनके मुंह से कुछ सच सुनना चाहते थे, जब भी जोर देते हुए पूछने लगे। जैसा आप लोगों को बेहतर लगे, दोनों ने यकजुबान कहते इन्हें अपने फैसले से आगाह किया था। वकास और वकार साहब के चेहरों पर मुस्कुराहट खिली थी। मिसेस वकार शोहर के इस फैसले पर नाला दिखाई दे रही थी। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते मुंह मीठा कर रहे थे, जबकि मिसेस वकार एक झटके से उठती अपने कमरे की जानी बढ़ी थी। पीछे सरवत के लिए यूं चले जाने पर तशवीश से आली को देखने लगी थी। कुछ नहीं होता, तुम पुरसुकून रहो, बाबा है ना, सब हैंडल कर लेंगे। इसके हाथ पर अपना हाथ रखते से टेंशन फ्री होकर बोली तो सरवत भी हल्का सा मुस्कुराती थी। गांव के वक्त में चमचमाती हुई इस हवेली में कुरैशी खानदान अपने आबा व अजदाद से यहाँ जिंदगी गुजारते आ रहे थे, जिसमें मजीद कुरैशी का नाम सफ़े अव्वल था और इससे छोटा शकील कुरैशी था। और इनकी एक ही बहन थी नजीना कुरैशी, जिनकी शादी भाइयों ने सुलह करके अपने रिश्तेदारों में की थी, जिनसे इनको अल्लाह ताला ने दो रहमतें अता की थी। शोहर के मुसलसल लड़ाई झगड़े से तंग आकर भाइयों ने इनकी अलहदगी करवा दी थी। नजीना के शोहर ने दोनों बच्चियों को अपने पास रखने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन अदालत के नोटिस पर मजबूरन इन्हें छोटी बेटी नजीना के हवाले करना पड़ी थी। बड़ी बेटी का नाम नियाब, जबकि छोटी बेटी का नाम रबीशा था। मजीद कुरैशी के दो ही बेटे और एक बेटी है, जिसमें बड़े बेटे का नाम दरमान, इससे छोटी अनायत और आखिर में सफ़ील, जो अपनी शरारतों से सभी की नाक में दम किए रखता है। जबकि इनके बरक्स शजील कुरैशी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनाइल और इससे छोटा ओन, जो सफ़ील ही की तरह हंसमुख और शरीर है। बड़े बुजुर्गों की राय से ओन और अनायत का निकाह इनके बचपन में ही तय कर दिया गया था। अनाइल की एक बेटी है जिसका नाम आयना रखा गया है, जो तकरीबन 1 साल की है और अपनी तोतली जुबान में बातें करके सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती रहती है, जबकि चलना तो इससे अभी शुरू किया था। इसे यहाँ कैद हुए आज दूसरा दिन था। वो जालिम शख्स 1 मिनट के जरिए चंद एक कपड़े और तीनों टाइम का खाना इसके कमरे में भेज रहा था, मगर वो ढीठ बनी खाने को हाथ भी ना लगाती थी और ना ही इन कपड़ों को कभी पहनने की रवादार बनी थी। डैड मॉम मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं कैसे इनसे रब्ता करूं? ये शख्स तो कभी मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, क्या करूं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती सोच विचार करने में मसरूफ थी, जब हल्की सी दस्तक के साथ ही दरवाज़ा खुला और वो हशाश बशाश से अंदर आया था। अपनी यक्कड़ छोड़ दो, कब तक यूं ही भूखा रहने का इरादा है? स्काई कलर की शर्ट और साथ में जीन्स पहने वो दिलकश चेहरे से इसे इस कदर बदसूरत लगा था। मुझे निकालो यहाँ से, वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी, मुझे कम मत समझना। इसकी बेबाक निगाहें खुद पर पड़ती देखकर वो हिम्मत जमा करती ही निडरपन से बोली थी, एक सूरत मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगा, अगर तुम मुझसे निकाह करने की हामी भर लो। तो इसे गैर मुतवक्का बात पर नयाब झटका खाती तंजिया खिलखिलाई थी। निकाह और तुमसे मायफूट, इसका लहजा इस्तेज़ाइया था। दरमान सुबकी महसूस करके कदम ब कदम चलता इसके नज़दीक हुआ, जिस पर वो गुरेज पर रद्दी कदम पीछे की तरफ लेती राही फरार ढूंढने लगी थी, मगर वो स्पॉट चेहरा लिए इसके दाएं बाएं हाथ रख के इसकी जानिब झुका था। सीधे तरीके से हामी भर लो, वरना अभी भी बहुत तरीके हैं जो यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। इसके गले से स्कार्फ उतारकर दूर उछालता अंगश्ते शहादत इसकी उभरती नसों पर फिरते गंभीर भरी सरगोशी में कहता मुकाबिल का सांस साकिन कर गया था। झूठ बोल रहे हो ना, नयाब ने कहते गैर मुतवक्का सोच को झुटलाना चाहा था। मेरा और तुम्हारा मजाक का रिश्ता है जो मैं तुमसे वो करूँगा, या यूं ही? इस पर झुके झुके बहके लहजे में बाबर करवाता इसके बेदाग शफाफ गाल पर झुकने ही लगा था, जब वो करंट खाती तेजी से इसके हसार से निकलती दरवाजे की जानिब भागी थी। तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? वैसे तो बड़ा फुपो करते फिरते हो, और ये बात इन्हें पता चलेगी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। नयाब आवाज़ बहाल करती नाक के नथने फुलाए गुस्से से चिल्लाई थी।
जहाँ तक रही बात फूफो की, तो इन्हें इस बारे में कौन बताएगा तुम, जिसे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और रहा मैं भला, मैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी चलाऊंगा। दरमान चुटकी में सारा मामला इसके गोश-गुजार करता इसे दहलने पर मजबूर कर गया था। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे ये नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी, समझे। वो भागने के लिए पर तोलती मछली, लेकिन वो इस चट्टान नुमा जिसामत के आगे चूंटी की मुतरादिफ थी, तभी तो सिर्फ फड़फड़ाने में ही आफियत जानी। कल सुबह हमारा निकाह है, अपने सर में ये बात बिठा हिफ्स कर लो, वरना जो काम आज अधूरा रह गया है इसे कल करने में मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। इसका स्कार्फ दोबारा इसके गले की ज़ीनत बनाते हुए इसने बावर कराया। पीछे इसकी उंगलियों का लम्स इसके जिस्म में एक फरेरी सी दौड़ा गया था। नयाब थक आकर वापस बैठी अपने घुटनों में सर देखी थी। एक बार फिर इसने रोने का शुगल फरमाने शुरू किया था। तुम बड़े दावे कर रहे हो ना कि नयाब को चुटकियों में ढूंढ लोगे, लेकिन क्या हुआ, तुम नाकाम ठहरे। जल्द से जल्द ढूंढो इसे, वरना इस नौकरी से निकाल बाहर करूंगा। वो सूटेड बूटेड शख्स नौकर को वान करते हुए काफ़ी गजब और गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं मैडम को जल्दी से ढूंढ लूँगा। मुलाजिम अपने मालिक के गुस्से से वाकिफ था, तभी जल्दी से बोलता हुआ मालिक का इशारा मिलते ही बाहर की जानिब भागा था। अच्छा, रोज़े में थोड़ी सी आप वॉइस को एडजस्ट कर लीजिए करिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी का हम यूज़ तो कर नहीं सकते, किसी टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम हम रोज़े की भी हालत में होते हैं। इतना टेंस क्यों हो रहे हो? होनी हो ही नहीं, यूं ही होगा शायद। इतना टेंस क्यों हो रहे हो हनी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मिल जाएगी, वो परेशान मत हो। साड़ी को संभालती एक बोल्ड सी औरत इसके कंधे पर हाथ रखे इसे कूल डाउन करने लगी थी। मैं पुरस्कून नहीं रह सकता जब तक नयाब घर नहीं आ जाती। मेरी 27 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तुम नहीं समझोगी शुरू से लेकर अब तक मैंने कैसे इसकी नज़र में अपनी एक वैल्यू बनाई है। यकीन करो, सारा खेल एक झटके में चौपट हो जाएगा। इस शख्स को संगीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। ओ कमन यार, तुम तो जो बातें इसके कान में भरी हैं, यकीन जानो अहमक लड़की कभी मरकर भी इस हवेली वालों पर यकीन नहीं करेगी। लिहाजा खुद को मुहा मत करो। चलो पार्टी में चलते हैं, थोड़ा खुद को रिलैक्स करोगे। अपनी बीवी की बातों पर इस शख्स के दिमाग में चमका हुआ था। ज़्यादा ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी परेशानी ज़ाहिर हो चुकी थी। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, अकेली चली जाओ तुम। इसने दुखते सर को दबाते इनकार किया तो वो औरत मुँह के जाविये बिगाड़ते हुए भाई की जानिब चल दी थी। अनु, तुम ये प्याज मत काटो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो मैं कथित तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नायत को पकोड़े के लिए मेज़ा तैयार करते देखकर उन ने हाँक लगाई। जहाँ नायत अपने मिजाजी खुदा को इतनी केर पर शर्मिला सा मुस्कुराई थी, वहीं रबीशा ने हंसी दबाई थी, जबकि सफ़ील मुंह के जाविये बिगाड़ता इन लैला मजनू की तरफ देखने लगा था। 19वीं सदी के सस्ते तरीन हीरो लग रहे हो, ये सस्ता डायलॉग झाड़ते हुए सैफी ने कहते कहते गंदा सा मुंह बनाया था। सस्ता हो या महंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि प्यार और मोहब्बत खालिस होनी चाहिए, किसी भी मिलावट से पाक। उन्होंने एक और डायलॉग मारा था, जिसमें मुकाबिल का दिल किया कि इसे 21 तोपों की सलामी पेश करे। ओ भाई, तुझे कभी खालिस दही नहीं मिली, प्यार कहाँ से मिलेगा। एक बार फिर से सैफी की ज़ुबान में खुजली हुई थी और शैतानों के जैसे फलक शिकाफ कहकर लगाता इन तीनों को इस वक्त जहर से भी ज़्यादा बुरा लगा था। अजदे की तरह हर वक्त डरते रहते हो। जब तुम जैसा साला हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसने भी टुकड़ा लगाते अपना हिसाब बेबाक किया था। न जाने कौन सा पैर है तुम्हें, जब देखो मेरे मासूम से शोर को बुरा भला सुनाते रहते हो। अनायत बीबी को भी बोलकर मैदान में उतरी थी। वो भला अपने मिजाजी खुदा की बेइज्जती कैसे होने देती थी। इसे कहाँ सुकून मिलेगा किसी की खुशी देखकर। फपे कुटनी रूह जो घुसी है इसके अंदर, वो अब की बार खामोश बैठी। रबीशा ने भी अपनी चुप तोड़ते हुए इसने भी बहती गंगा में हाथ धोए थे। चुप कर रफ्तारी की तैयारी कर, जब देखो छोटे बच्चों की तरह टक करते रहते हो। अम्मी हजूर ने किचन में दाखिल होते इन्हें बुरी तरह से घिड़का था, जिस पर वो सभी अपना सा मुंह लिए एक दूसरे को घूर कर रह गए थे। ओए चुड़ैल, उठ जा, क्या सारा दिन सोते हुए गुजारे की पता भी है कि भाई घोड़ी चढ़ने जा रहे हैं, मगर मजाल है जो तुम्हारी ज़रा सी भी फ़र्क पड़ता हो। मैं तो एवं ही खुश हो रहा था कि सुबह होते ही मैडम साहिबा खुशी से उछलती फिरेंगी कि मगर नहीं, यहाँ तो मामूल उल्टा ही है। गधे घोड़े बेचकर सोया जा रहा है। शुजा इसे मस्जिद से सोता देखकर दिल की भड़ास निकालने के लिए बुलंद आवाज़ में सुनाता इसके सर पर सवार था। उठ गई हूँ माई
बाप, लिहाजा अपनी ये तकरीरें बंद कर दे। मैं बंदर थोड़ी हूँ जो उछलती फिरूं, लड़की हूँ तो लड़कियों की तरह ही बिहेव करूंगी ना। हद हो गई है। वैसे सरवत नाक मुंह सिकोड़ते झंझलाकर बोली थी, वैसे लड़कियों वाली तो कोई आम आदत नहीं है तुम में। वो फिर खुद को लड़की किस लिहाज से समझती हो तुम? थोड़ी पर उंगली रखते वो सोचने की तकारी करता इसे गुस्से से तो चार कर गया था। आप सच में अपनी ज़ौजे मोहतरमा उर्फ मिसने के काबिल नहीं है। जो आपको दिन में तारे दिखाएगी ना, तब जाकर आपको आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो वॉशरूम में जाते हुए पीछे से इसे जताते पास न आई थी। मेरा तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है, वो कतरे बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाया था। तभी वॉशरूम से इसे सरवत किधर गया इसे सरवत का फलक शिकाफ कहकर सुनाई दिया था, जिस पर वो बेचारा शुजा शर्मसार सा होता हुआ अपनी तेजी पर लानत मलामत करते वहां से भागा था। दोनों भाइयों ने बायमी रजामंदी से मैरिज हॉल से रुखसती करने का फैसला किया था, तो दोनों दुल्हनों को तैयार करने वाली आई हुई थी। सबसे पहले आलिया का मेकअप किया जा रहा था, मगर वो मेकअप में कीड़े निकालती मेकअप वाली को जिच किए हुए थी। ये इतना सारा फाउंडेशन क्यों लगाया है? फ़ौरन इसे हल्का करो। ये स्मोकी आइज में मुझे बिल्कुल भूतनी बना रखा है। कोई और शेड लगाओ। ये रेड लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। कोई और ढूंढो, अच्छा सा लाइट सा पिंक कलर हो। और बस बहुत हुआ। मैं नहीं कर रही आपका मेकअप। अगर इतने ही इश्यूज हैं मेरे मेकअप से तो आप खुद ही कर लीजिए। चलिए। आलिया के 100 इतराज़ात पर मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से भड़की थी। वो बेचारी कब से अपने अंदर उठते उबाल को बमुश्किल काबू पाए हुए थी। इसकी फजूल की बकबक सुने जा रही थी। आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अरे आप कहीं मत जाइए। ये अब कुछ भी नहीं बोलेगी। अब इसकी बकबक पर मैं ध्यान दूंगी। ये तो ऐसे ही फजूल बोलती रहती है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। मेकअप आर्टिस्ट के जाने पर सरवत तेजी से बात को संभालती हुई एक्सक्यूज़ करने लगी थी। साथ ही आलिया का मुंह बंद रखने की खास ताकीद भी की थी, जो गुस्से से इसे ही घूरे जा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके इन दोनों का हल्का हार सिंगार कंप्लीट हुआ और दोनों को स्टेज पर ले जाया गया। फोटोग्राफर ने इनके चंद तस्वीरें ली, जबकि मिसेस वकार मुकम्मल तौर पर इससे लाताल्लुक किए अलग थलग से जाकर कहीं बैठ गई थी। वकार साहब ने भी इनको इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब तारीख का टाइम हुआ तो आलिया को शदीद भूख ने सताना शुरू कर दिया था। हालांकि इसने हल्की फुल्की वजह से रोज़ा खोल लिया था, लेकिन बिरयानी को देखते ही बाकायदा तौर पर इसके मुंह से पानी बहना शुरू हो चुका था। बस कर जर दीदी, घर जाकर कुछ और खा लेना। सरवत ने माथा पीटते इस टोकना ज़रूरी समझा। रुखसती का टाइम होने वाला था, लेकिन जनाबा को पहले ही अपनी शादी की बिरयानी खानी थी। क्यों बहन, मैं तो बिरयानी खाकर ही जाऊंगी, इसलिए चाहे रुखसती डिले हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिरयानी नहीं छूटनी चाहिए। इसकी मंतक पर जहाँ स्टेज पर आते इब्राहिम का कहका छूटा था, वहीं सरवत ने आंखें दिखाई, जबकि शुजा बेचारी की तो आंखें बाहर आने के दर पे थी। इसकी ज़ौजे मोहतरमा को बिरयानी की फिक्र थी, मगर रुखसती की नहीं। वो चाहे 100 साल बाद क्यों न चली जाए। ये मुझे किस मुसीबत में फंसा रखा है भाई, कुछ तो मुझे गरीब पर रहम खाओ। शुजा होले से इब्राहिम के कान में फसफसाया, साथ ही नए सिरे से इसे एक परेशानी लाक हुई थी। खबरदार साले साहब, जो आपने मेरी मासूम सी बहन को मुसीबत का दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इब्राहिम इसकी पतली होती हालत का भरपूर मजा लेते हुए संजीदगी से कहने लगा, मगर आंखों में छाई हुई शरारत को बागौर देखते शुजा ने इसके कमर में एक जबरदस्त धमुका चढ़ा था। आह जालिम बहन का जालिम भाई, इब्राहिम ने कमर को मचलते हुए दहाई दी थी। रुखसती का वक्त आया तो सभी की आंखें बेसाख्ता भीगने लगी थी। होती भी क्यों ना, आखिर जुदाई का वक्त जो था, दोनों कुरान पाक के सहायता ले रुखसत होकर अपने अपने घर को अलविदा कहते एक नए सिरे से एक नई जिंदगी का आगाज करने चली थी। शुजा की माँ 1 साल कबल वफात पा चुकी थी। जब भी शुजा की कजन्स ने आलिया को इसके कमरे में बिठाया हुआ था, जबकि शुजा वकार साहब के साथ ही इनके कमरे में था। इन्होंने चंद एक बातें इसके पले बांधते इसे कमरे में जाने का कहा, मगर जब वो वहाँ पहुंचा तो सभी जुमगटा बनाए इसकी राह देख रहे थे। पहले ने एक दिन फिर जाने देंगे। इन सभी ने इसके आगे हाथ फैलाते हुए रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, मगर वह इत्मीनान से खड़ा दोनों बाजू सीने पर बांधे बड़ी फुर्सत से इन लोगों का मुआयना कर रहा था। माना कि आज जुमे की रात है, पर भूखी बहनों में मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि मैं आज ही रात चंदा दूंगा। इसने लब दबाते शरीर लहजा अपनाया। वहीं चंदे की बात पर इन लड़कियों के मुंह बुरी तरह से बिगड़े थे। बड़ी ही कंजूस हैं आप तो चलो भाई चलें यहाँ से, इन लड़कियों ने गुस्से से कहते वहाँ से जाना चाहा, मगर शुजा की पुकार पर वापस मुड़ते चंद नोटों को पकड़ते बाखुशी वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ आलिया मैडम पूरे बेड पर लाइट नेवी और मस्टर्ड कलर का फ्रॉक फैलाए
बैकग्राउंड से टेक लगाए मजे से लेस खाने में मसरूफ थी। जब इसे शुजा के आने का पता ही नहीं चला था। मुझे तो लगा था कि रुखसती के बाद ये मिसनी सुधर जाएगी, मगर नहीं, यहाँ तो पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा पड़ा है। ए अल्लाह पाक इसे झेलने के लिए मुझे तौफीक अता फरमा। वो छत की तरफ देखते दुआ मांगता आखिर में गला खंखाने लगा, जिस पर मैडम की महवियत टूटी थी। आप माज़रत, मैंने देखा नहीं, आप प्लीज़ दोबारा से दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आ सकते हैं। मैंने चेहरे पर घूंघट डालना है। पता है ना, मैंने टीवी ड्रामा और नॉवेल्स में पढ़ा है, ये एक रस्म होती है ना। मैं अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। जाइए ना। इसे अभी भी वही जमे देखकर आलिया ने इशरार किया तो मुठियाँ भींचते शुजा ने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलके आलिया? अगर आपकी इजाज़त हो तो। दांत पर दांत रगड़ते इसने बाकायदा लफ्ज़ों को पीस कर कहते हुए साथ ही हल्की सी दस्तक भी दी थी, तो वह घूंघट के अंदर से ही हाँ में सर हिलाते मुस्कुराई थी। उफ, अब आगे भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्या इतना भी नहीं पता आपको? इसके बाद घूंघट उठाया जाता है। दुपट्टे के हाले से इसने जरा सा चेहरा बाहर निकालते हुए झुंझलाकर कहा। वो जो वेस्कट उतार कर सोफे पर रख रहा था, एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा होते इसको घूरने लगा। इसके चोंचले मेरे दिमाग के दही करके छोड़ेंगे। वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट तारी किए मन ही मन में बुड़बुड़ाया था। घूंघट उठाते ही एक पल के लिए शुजा इसके मासूम चेहरे में खोसा गया था, जो हमेशा सादा सी रहती थी। आज दुल्हन के बनाओ सिंगार के में क्यामत ही ढा रही थी। मुझे देखकर यूं पुत क्यों बन गए हैं? मेरी मुंह दिखाई दीजिए। शुजा के मुसलसल खुद पर नजरें महसूस करती इसके बाजू हिलाते इसे होश में दिलाने लगी थी, जो इसमें खोया हुआ था। इसके हिलाने पर बुरी तरह से गड़बड़ाया था। हाँ, ये लो मुंह दिखाई। हाँ, क्या? सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेबतन किए वो पुरवकार और काफ़ी जाज़बे नज़र दिखाई दे रहा था। इसने जेब से सोने की चमचमाती हुई अंगूठी इसके हवाले की और अपनी जगह से उठने ही लगा था, जब मलके आलिया वापस इसके बाजू पकड़ती बैठने पर मजबूर कर गई थी। उफ, मेरी आधी बची कुची सांसें भी छीन लेगी। ये मेसनी चेहरे पर हाथ फेरते वो हल्का सा मिनमिनाया था। अपनी ये बुड़बुड़ बंद करें और ये अंगूठी पहनाएं। मुझे इतना भी नहीं आता आपको, कम अज़ कम पहना ही थे। माना कि आप नॉवेल्स नहीं पढ़ते, लेकिन ड्रामे तो देखते ही होंगे ना। मुंह बसोरते हुए ज़बरदस्ती अंगूठी इसके हाथ पर रखते हुए वो एक नया ऑर्डर देने लगी थी। मरते क्या न करते कि मुसादिक व मजबूरन इसका दूधिया गोरा हाथ अपने हाथों में लेकर इसको अंगूठी पहनाने लगा था। अब बस उठिए, हो गई सब रस्में। आलिया अंगूठी को साइश भरी नज़रों से देखते हुए इसको उठने का कहने लगी, मगर न जाने मुकाबिल को क्या सूझी। वो उठने के बजाय इस पर साया दार दरख्त बना इसे बैकग्राउंड से टेक लगवा गया था। क्या कर रहे हैं? हटिए सामने से, मेरा सांस बंद हो जाएगा। क्या शुजा को अपनी तरफ देखते बढ़ता देख आलिया का सांस सीने में ही कहीं अटकने लगा था, मगर मुकाबिल होश में होता तो इसे सुनता ना। एक और रस्म बाकी रह गई है, वही बताने लगा हूँ, जिससे तुम शायद नावाकिफ हो। वो गंभीरता भरी सरगोशी में इसकी नाक में पहनी हुई नथ से छेड़खानी करने लगा। आलिया इसकी गरम गरम सांसें अपने बेहद करीब महसूस करके इसकी जान लबों पर आई थी। वो हो गई हैं ये सारी। इसने भी तेजी से कहते शुजा के सीने पर हाथ रखते खुद से दूर धकेलना चाहता, मगर इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते इसके बेदाग काल पर झुकता बारी बारी लब रख गया था। आलिया की आंखें सुर्ख आरिस पर झुकी थी, जबकि सांस लेने तो जैसे वो भूल ही गई थी। दम साधे वो बेहिस्सो हरकत इसके हसार में पड़ी थी। शुजा आलिया के सिसकने पर वो होश में आता फौरन से दूरी बनाता, बालों में हाथ फेरते शर्मसार हुआ था। पता नहीं कैसे वो शुजा हड़बड़ी में उल्टी सीधी बातें बनाता इससे नजरें चाहे कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो पीछे अपनी हालत दुरुस्त करती शर्मिला सा मुस्काई थी। मिसेस वकार, क्या है? जरा सा हाथ लगता है और इतना जूम हो जाता है। मिसेस वकार सरवत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की अपने कमरे की जानी पड़ी ही थी, जब वकार साहब ने कुछ कहना चाहता, मगर इब्राहिम के इशारे पर वो कुछ भी बोले बगैर सरवत के सर पर बोसा देते हुए बाहर ठहरे मेहमानों को रुखसत करने के लिए बाहर की जानिब चल दिए थे। पीछे इब्राहिम बड़े इस्तेहकाक से इसका हाथ थामे कमरे में दाखिल होने ही लगा था, जब इतनी ही तेजी से कुछ लड़कियां जो कि कजन्स क्लास मोहल्ले की थी इनके आगे आती इनका रास्ता रोक गई थी। कहाँ भाई, पहले जेब तो ढीली करें, इसके बाद रास्ता मिलेगा। इन्होंने हरी झंडी दिखाते हुए गोया बात ही खत्म कर दी थी। तो इब्राहिम भी बिना चूचड़ा किए मतलूबा रकम इनके हवाले किए इस कमरे में आ गया था, जहाँ वो घबराई शर्माई से इसके हसार में खड़ी सीधा दिल में उतर रही थी। रिलैक्स बेगम जान, कुछ भी नहीं कर रहा। वो इसे बेड पर बिठाता खुद भी साथ ही बैठ गया था। सरवत की निगाहें मुसलसल झुकी हुई थी, जिससे देखते वो लब्ध पाता इसके माथे पर पुरहिद्दत लम्स छोड़ता अपने लम्स से रोशनास करवाने लगा था। अम्मी की बातों का बुरा मत मनाना, अगर वो गुस्से में कुछ कह भी दे तो मेरी खातिर चुपचाप बर्दाश्त कर लेना।
आप ऐसी बातें मत करें। मैं जानती हूँ चची अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरी माँ की जगह है। अगर इन्होंने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। माँ और बच्चे को इनके अच्छे बुरे के लिए ही तो डांटती है ना। इब्राहिम की बात उचकते इसने दादी अम्मा की तरह समझाते मुकाबिल को चारों शाने चित किया था। मेरे प्यार में रंगी तुम इस वक्त मुझे इतनी हसीन लग रही हो कि दिल कर रहा है खुद में छुपा लूं, ताकि भूले से भी किसी की नज़र तुम पर न पड़ सके। दिल की बात जुबान पर लाते इसके दो आतिशी रूप को नज़रों में रखते हुए सरवत को मुतबर करने लगा था। आलिया और सरवत की सेम ड्रेसिंग थी, जबकि जूली थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और शुजा और इब्राहिम ने भी सफ़ेद शलवार कमीज स्याह वेस्टकोट पहन रखा था। ये आइडिया भी दोनों का मुश्तरका ही था। तुम्हें आज खुद से चुराने का दिल कर रहा है, अगर इजाज़त दो तो वो बात अधूरी छोटा इसके जवाब का मुंतज़िर था, जो शमो हया से झुकती इसके सीने पर सर रखती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बीबी जी खाना खा लें, और ये कुछ चीज़ें हैं जो साहब जी ने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाए। मौलवी साहब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। मुलाज़िमा इसके सामने खाने की ट्रे और एक शॉपर रखती दरमान का हुक्मनामा सुनाने लगी थी। मुझे नहीं खाना, उठाओ इसे और इन चीज़ों को भी लेकर जाओ। नहीं करने वाली ने कहा, जाकर अपने साहब को बता दो। गुस्से से सूख पड़ती नयाब ने इससे अपनी तरफ से साफ मना कर दिया था। मुस्ताफ़ी माफ़ बीबी जी, छोटा मुँह है, बड़ी बात। आप थोड़ा सा सोच विचार के बाद ही कोई फैसला ले लें। मेरा मतलब है अभी के लिए निकाह की हामी भर लें, क्योंकि साहब जी आपको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने निकाह के बाद इस हवेली जाने का मुतालबा किया तो वहाँ कभी न कभी आपको मौका मिल ही जाना है अपने अब्बू से बात करने का। मुलाज़िमा की बात पर नयाब का जहन पल में जगा था। वो ये बात पहले क्यों ना सोच सकी थी। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए बीबी, ये ना हो आपको मेरी ही नज़र लग जाए। इसने नयाब की नज़र उतारते हुए दिल ही दिल में माशाल्लाह पढ़ा था, जो दरमान के लाए हुए लाल रंग के जोड़े में बिना मेकअप के भी आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप इसके हमरा चलती लाउंज में आई थी, और वो हलाकू खान पहले से मौजूद मौलवी साहब और चंद गवाहों से मुखातिब था। इसे देखते ही वो अगले पल मबहूत सा रह गया था। होता भी क्यों ना किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलता इसके पहलू में बैठा और हाथ बढ़ाकर दुपट्टे को इसके सर पर फैला दिया था और इसके चमकते चेहरे को घूंघट में छुपा दिया था। एजाबो कबूल के वक्त कई आंसू इसकी आंखों से बेमौल होकर गिरे थे। तुम्हें पल पल खून के आंसू न रुलाए तो कहना। वो दिल ही दिल में इस सालिम शख्स को मुखातिब करते पुकार बैठी थी। निकाह मुबारक मिसेस दरमान मजीद मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत करने के बाद इसके कमरे में दाखिल होता दरमान शरीर सा मुस्कुराया था, जबकि मुकाबिल को इसकी ये मुस्कुराहट फातिहा और तंजिया लगी थी। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, प्लीज़ मुझे कहीं लेकर चलो। डैड से मिलने तो दोगे नहीं, कम से कम हवेली ही ले चलो, वहाँ चहल पहल में मेरा दिल भी लग जाएगा। दुपट्टे को कंधों पर रखते नयाब ने लहजे को हतमुल मकान नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। इसके इतने जल्दी मान जाने पर वो चौंका था। खैरियत बेगम, आज कैसे मान गई हवेली जाने के लिए? इसकी तरफ रुख किए बड़े इस्तेकाक से इसकी नज़रों के हसार में लिए सवाल कर रहा था। जब नहीं मान रही थी तो तुम्हें मसला हो रहा था, और अब जब मान गई हूँ तो भी तुम्हें मसला है। अब बताओ क्या करूँ? तुम खुद तो रात देर तक बाएं मटक करते रहते हो और मुझे अकेले इस कमरे में बदरूहों के सहारे छोड़ देते हो। गुस्से से भरी ने आपने मुठ्ठियां भींचते हुए चिढ़कर कहा था। कौवे की तरह सारा दिन काई काई करती रहती हो, और ज़रा खुद भी सुकून का सांस ले लो, हमें भी लेने दो। तुम्हें तो निकाह की मुबारकबाद लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने पहल नहीं की। छोड़ो, मैं खुद ही निकाह की मुबारकबाद लेता हूँ, तुम परेशान मत हो। इसके दबे हुए चेहरे को नज़रअंदाज करके मीठी मुस्कान लोगों पर सजाए इसे अपने खतरनाक इरादे से आगाह करने ही लगा था, जब अपने आप को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। हम मेरे करीब मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो दरवाजे की सिमटाती दबी दबी आवाज़ में कहती एहतजाज करने लगी थी। अब तो मैं मुबारकबाद लेकर ही छोड़ूंगा, चाहे तुम खुश हो या नाराज़। इसके पहलू से हाथ गुजारकर इसे अपने बेहद करीब करते इसकी मीठी आंखों को महसूस भरी नज़रों से देखते दरमान ने इसकी पेशानी पर लब रखे तो इसे इस अमल में वो सुर्ख होती लर्जी थी। वो चाहे कितनी ही निडर और बहादुर क्यों न दिखाई देती, आखिर वो थी तो एक औरत, और शर्मो हया से लरज़ना और घबराना तो औरत का जेवर होता है, जो इससे भी हसीन बना रहा था। मेरी बेकी बिल्ली, अब बस कर दो, वरना मैं मजीद फैला तो तुम्हें ही मुश्किल हो जानी है। इसके कान में सरगोशी करता दरमान इसे हड़बड़ाकर आंख खोलने पर मजबूर कर चुका था। बदले में वो कुछ भी कहे बगैर इसके हसार से निकलती खूनख्वार निगाहों से इसको घूरने लगी थी। चलो आओ हवेली चलते हैं, मगर मेरा पासपोर्ट और सब कुछ सेट है, तुम बस चलने की तैयारी करो। इसकी उलझी नज़रों को खुद पर पड़ते देखकर वो रसान से इसकी उलझनों को मजीद उलझा गया था। अल्लाह पूछे इन शूनी वालों को रमज़ान में मिर्च कौन रखता है? बंदा रोज़े रखे या इनकी 100 मन की किताबें रटे। रबीशा की क्लास मेट अपने दुखड़े सुनाती परेशानी के आलम में दाएं से बाएं टहल रही थी। रोज़े भी रखो और साथ में पढ़ाई भी करो। अगर
साथ साथ रिवाइज भी करते होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और सुकून से लम्हा भर बैठ जाओ। तुम्हारे टहलने से टांगों में दर्द होगा ना कि रिवाइज। अनायत इसे हद से ज़्यादा परेशान देखते हुए प्यार से पिचकारने लगी तो मुकाबिल भी जैसे इसकी बात पर अमल पैरा होती थक हार कर सोफे पर बैठी थी। मज़े तो सैफ़ी के हैं भाई, तुम लोग 1 महीना पहले सर खपाते हो जबकि वो तो एक ही रात में रट्टा मार कर तुम लोगों से आगे निकल जाता है। नाइला भाभी की बात पर जहाँ सभी ने सर अस्पात में हिलाया था वहीं रबीशा ने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। दिल साड़ कर कोयले कर दिया है भाभी, आपने ये बात करके तभी सैफ़ी की आमद हुई थी। यकीनन वो ये बात अच्छी तरह से सुन चुका था जब भी ड्रामाई अंदाज में कहता है इन सबको सर नफ़े में हिलाने पर मजबूर कर गया था। पूरे के पूरे ड्रामे बाज हो तुम भाभी। इसके बाल बिगाड़ते हुए इसके सर पर चपत लगाते हुए बोली तो वो ढीठों के सरदार की तरह बना इनकी बात का बुरा मनाए हंसने लगा था। तातू आप ती दुल्हन तब आई थी, आनिया बुझे दिल से कहती इसके गोद में चढ़ने लगी थी। नैना फूफो की जान, आपके चाचू ने हमेशा कुंवारा ही रहना है। कौन होगा बेचारा जो अपनी बेटी की किस्मत फुड़वाएगा। रबीशा ने सफील की चली कुड़ी नज़रों को नज़रअंदाज करते कहका लगाया था। कोई भी मैंने किसी की भैंसें चुरा ली हैं, मैं लूला लंगड़ा हूँ जो मुझे कोई लड़की नहीं देगा। सैफ़ी का तनाक देवली इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। इसकी बात पर इसे सही मायनों में सदमा ही तो लगा था। चुप कर जो, तुम दोनों पहले ही पढ़ाई की वजह से दिमाग ख़राब हुआ ठहरा है, ऊपर से तुम दोनों की चकचक ख़त्म नहीं होती। इस सबसे पहले कि रबीशा कोई करारा जवाब देती सैफ़ी की ज़ुबान पर ताला लगाती सोनिया ने बीच में बोलते हुए दोनों को घूरी से नवाजा तो दोनों अपनी अपनी बेइज्जती पर अपना सा मुँह लिए बैठ गए थे। बेगम साहिबा उठ जाइए, शहरी का वक्त हो रहा है, फिर ना कहिएगा कि मेरी वजह से आपको रोज़ा कज़ा हो गया है। वो भीगे बालों को टॉवल से रगड़ता आईने में नजर आते इसके ममनूहे चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखता बुलंद आवाज़ में बताने लगा, लहजा साफ जताने वाला था। जब वो करवट बदल कर इसकी तरफ चेहरा किए मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसे देखने लगी, चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था। इसकी मुस्कुराहट को देखते इब्राहिम के नापी लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। क्या बात है जनाब, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो मुस्कुराती नजरों से इसकी तरफ इसके साथ जुड़कर बैठा तो वो हया से लबरेज छुई मुई सी बनती इसे मजीद पकाने पर आमादा कर रही थी। शमाना बंद कर दो मिसेज इब्राहिम, वरना मैंने रायता फैला देना है जिसे सिमटते तुम्हारी जान आधी हो जानी है। सरवत की पेशानी पर लब रखते वो आखिर में इसके कान में सरगोशी करता मायनी खेज सा बोला था। हटिए सामने से, आपको तो और कोई काम ही नहीं है, बस जुमाइनी बातें ही करवा ले हूँ। इसके सीने पर हल्का सा दबाव बढ़ाकर इसे पीछे की तरफ धकेल कर बैकग्राउंड से टेक लगाती खुद उठ खड़ी हुई थी। इब्राहिम ने दाद देती नज़रों से इसे मुलाहिजा किया था। ठीक है बेगम, देख लो, कभी ना कभी तो हाथ आओगी ना। इसके वॉशरूम के जाने के बाद वो यूं ही टेक लगाई। इसे पीछे से आवाज़ देने से पास ना आया था। हाँ तो देख लेंगे। वो भी शेरनी बनती नाक से मक्खी उड़ाने लगी थी। बस करें, जितना आपने ताड़ना था ताड़ लिया है। अब शराफत से वहाँ दूर जाकर बैठे हैं, मैंने तो बाकी चीज़ें भी समेटनी हैं। अपनी शर्म को फुलाए ताक रखती सरवत इसे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहने ही लगी थी जो इसे शौक नज़रों से देखकर कंफ्यूज कर रहा था। मैंने ऐसा क्या किया है लड़की जो तुम्हें मुझसे मसला हो रहा है? चुपचाप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। क्या काम तो ढंग से होता नहीं, आई बड़ी मुझे समझाने वाली। वो भी अपनी गलती तस्लीम किए बगैर इस पर ही चढ़ा तो सरवत गुस्से से इसको घूरने लगी थी। सुकून से बैठे रहें वरना बाबा के गला खंगारने पर वो सलाम करती जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने लगी, जबकि इब्राहिम इनकी स्माइल पास करने पर खिसियाना होता सरवत को अकेला छोड़ता बाबा के पास आ बैठा था, लेकिन गाय बगाई नजरें इस पर टिकी थी। और बस कर दे यार तेरी नजरें नहीं लगती। बीवी को देख देख कर बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसके बेबाक सी नजरों को कंट्रोल में रखने का कहा था। नहीं ना बाबा जी, ये जो कमबख्त दिल है ना, आपकी बहू को देखकर शराबी नहीं होता, बल्कि इसके ओझल हो जाने पर निगाहें हर वक्त इससे अपने आसपास ढूंढती रहती हैं ताकि वो ज़रा सी भी देर के लिए भी मेरी निगाहों से ओझल ना हो जाए, हमेशा मेरे आसपास ही रहे। इब्राहिम बिला झिझक अपनी दिली का फिर बताता जज्बात को की रो में बहका हुआ था। शुरू में ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, इसके बाद तो बीवी को देखने का दिल ही नहीं करता। इन्होंने चेहरे के जाविये अजीब व गरीब से बनाते हुए कहा तो वो खुलकर इनकी बात और तासरात पर मुस्कुराया था। सारी बीवियाँ एक जैसी नहीं होती बाबा हजूर। फर्जी कलर झाड़ते इसने दाद
तहसीन वसूलने लगा था। दादे तहसीन, मैं चची अम्मी को बुला लूँ? पापा सभी चीज़ें टेबल पर रखते हुए उंगलियां मरोड़ती इनसे इजाज़त तलब करने लगी तो वो नफ़ी में सर हिलाकर इसे बैठने का कहते इब्राहिम को इशारा करके, अपनी चची की बातों पर गुस्सा मत करना, वो थोड़ी अपसेट हैं, वक्त के साथ साथ वो खुद ही ठीक हो जाएंगी, तुम बस उम्मीद मत छोड़ना। बाबा ने इसके झुके सर को देखते हुए बीवी की आदत के मुतल्लिक मुतला किया था। मैं समझ सकती हूँ पापा, और यकीन जानिए मुझे इनकी बातों पर बुरा नहीं लगता। वो खुले दिल से मुस्कुराकर इन्हें सच से आगाह कर गई थी। ये हुई ना बात, ऐसे ही खुश रहा। अगर ये गधा तुम्हें बिला वजह तंग करे ना तो मुझे बताना, इसकी खैबर लूँगा। बीवी पर तो बस नहीं चलता, लेकिन हाँ बेटे पर अच्छा खासा रोब है मेरा। बाबा बात को मजाक का रंग देते हुए मुस्कुराने पर मजबूर करके थे। वो इन्हें यूं ही देखती हंसी मजाक में गुम। मिसेस वकार ने नागवारी से सर झटका था, जबकि इब्राहिम का तो सरवत के खिलखिलाते हुए चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं खुद ले लूँगी, बहुत शुक्रिया, तुम अपने शोर पर तवज्जो दो। इन्होंने सरवत को सर्व करने से रोकते हुए टका सा जवाब दिया। जहां बाबा ने गुस्से से मुठ्ठियां बिछी थी, वहीं इब्राहिम ने अफसोस से अपनी माँ को देखा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता। इब्राहिम के बुझे हुए चेहरे को देखते सरवत ने धीरे से इसके हाथ पर अपना हाथ धरते हुए इसे मुस्कुराने का इशारा किया था। वो बदले में हल्की सी मुस्कुराहट लिए इसके हाथ को अपने गिरफ्त में ले गया था। तभी लाउड स्पीकर पर थोड़ा वक्त रह जाने की खबर नशर हुई तो सभी अपनी अपनी प्लेट पर झुक के सैरी से लुत्फानंदोज होने लगे थे। आलिया की नींद मुसलसल बजते हुए अलार्म की वजह से खुली थी। इसका हाथ किसी से टकराया। जब गर्दन मोड़कर देखा तो शुजा इसके बेहद करीब सोया हुआ था। बेसाख्ता इसके दिल की धड़कनों ने उधम मचाया था। इन हसीन लम्हात के बाद वो गड़बड़ा कर इसे नजरें मिलाए बगैर शर्मसार सा होता कहीं चला गया था और इसे नहीं मालूम था कि वो कब वापस कमरे में आया था। वो मुस्कुराते हुए गुजरी यादों में खोई बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती वॉशरूम में जा बंद हुई थी। फ्रेश होने के बाद इसने बेड की सिमत देखा, जहां वो अब मज़े से सोया हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। माथे पर बिखरी काली जुल्फें, आंखों पर लंबी घनी पलकों की झालर, मूछें और दाढ़ी में बेहद जाजिब दिखाई दे रहा था। वो यकटक इर्द-गिर्द बुलाए इसे ट्रांस की सी कैफियत में इसकी जानिब खींचती चली गई थी। इसने बेसाख्ता इसकी पेशानी पर गिरे बालों को अपने हाथों से सवार कर बाईं सिमत धकेला। वो मुकम्मल तौर पर इसमें खोई कार्रवाई करने में मसरूफ़ थी। हाँ, मगर अपने होशो हवास में होती तो मरकर भी ऐसा अमल कभी सरअंजाम ना देती और उल्टा मुकाबिल भी झटका खाता हुआ हैरान और परेशान सा होता। नसों की तपिश का असर था जो अगले ही पल वो बेदार होता आंखें खोल गया था, मगर इसे खुद पर झोंका देकर सरद से उठा और ठा करके इसका सर आलिया के सर से टकराया था, जिस पर दोनों ही दर्द से बिलबिला उठे थे, आह करके रह गए थे। एक जीती जागती लड़की आपको दिखाई नहीं देती। इन दो बड़ी बड़ी आंखों के रखने का फ़ायदा ही क्या है जब इस्तेमाल में नहीं लाना चाहे? दुखते सर को मसलते आलिया ने गुस्से से कहते हुए सवाल किया था। तुम जो सेब की तरह मुझ पर छाई हुई थी, मेरा तो दिमाग ही मफलूज होकर रह गया था, जिस बिना पर मुझे कुछ सूझा ही नहीं था। शुजा ने भी मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए खरी खोटी सुनाई थी। इसे सेब से जा मिलाया। सही बात है, मैं सेब और आप क्या हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? जनाब का दोनों बाजू को सीने पर बांधते हुए इसने गुस्से से नाक चढ़ाते हुए इस पर सवाल दागा था। चुप कर जाओ लड़की, किसी और दिन लड़ाई कर लेना। फिलहाल सैरी के लिए कुछ बनाओ, ये ना हो कि भूखे पेटी लंगड़ी रोज़ा रखना पड़े। इसने थके हुए लहजे में कहकर इससे चुप करवाया था, लेकिन मैडम साहिबा का चेहरा अभी भी बना हुआ था, जिसे नज़रअंदाज करता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। मैं अकेले किचन में नहीं जाने वाली, आप भी मेरे साथ चलकर मेरी मदद करवाएंगे। वो जैसे वॉशरूम से बाहर निकला, वो सोफे पर बैठा देखकर झंझलाकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते गुस्से का कंट्रोल करने लगा। पर बेचारा गुस्सा जब्त करने के अलावा और कर ही क्या सकता था। इसने पराठों के साथ लस्सी बनाई थी, क्योंकि चचा जान को पराठों के साथ लस्सी पीना बहुत लुत्फ देता था, जबकि शुजा याद से शाम को करीबी होटल से कबाब लेकर आया था, जिस बिना पर जल्दी से वक्त पर सब कुछ निपटा लिया गया था। अब अगर एक कप चाय हो जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इसने मोबाइल पर गेम खेलते आलिया को सुनाया, जिस पर सिंक में बर्तन रखती वो जबरन मुस्कुराई थी। किसी होटल में आए हैं? ये मैं आपकी मुलाजमा हूँ जो आपके हुक्म पर जी हजूरी करती फिरूंगी। शाफत से यहाँ आकर 3 कप चाय बनाएं, तब तक मैं इन बर्तनों को के ढेर से जंग बंदी कर लूँ। सारा सिंक भरा पड़ा है, वरना अगले ही लम्हे अजान शुरू हो जानी है। आलिया मैडम ने तो बिना तरद्दुद चचा जान के पास बैठने की परवाह किए बगैर ही सीधा जवाब देते इसे लताड़ा था। शुजा बेचारा एक नज़र अपने अब्बा हजूर के
मुस्कुराए चेहरे पर डालता अगले ही लम्हे सर हाथों में गिरा गया था। ओए हट हराम, जल्दी से 3 कप चाय बनाकर ला। मेरी बेटी क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हुई है कि जब तुम कोई फरमाइश करोगे तो अगले ही चंद मिनटों में वो हर चीज़ तुम्हारी खिदमत में पेश कर जाएगी। बाबा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए मसनूई रूप से इसे झाड़ते चूल्हे की तरफ इशारा किया था। मैं चाय बनाता हुआ अच्छा लगूंगा बाबा? शुजा ने बाबा की तरफ देखते हुए भोदी सी दलील दी थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है चाय बनाने के लिए, और क्या अच्छा लगना है भला। आलिया ने इसके हौनक भरे चेहरे को देखते तासुब से सर नफ़ी में हिलाया था। वहीं इसने बुरी तरह से दांत कचकचाए थे। अहमक लड़के, खुद को ज़रा मेरी बेटी की नज़रों से देखो तो यकीन मानो तुम हीरो से कम नहीं होगे। अब क्या? बार बार बाबा ने ज़बरदस्त कहका लगाते शुजा की तरफ देखकर आंख दबाई थी तो वह गड़बड़ा कर रह गया था, जबकि आलिया खुद को कोसती हड़बड़ाकर बर्तनों के ढेर पर नजरें चमागी थी। यार, ये हर वक्त दही लाने की ड्यूटी मेरे ही सर पर क्यों आ जाती है? और भी तो बंदे इस घर में रहते हैं ना, मजाल है जो कोई आए और इस मासूम को हर बार जाना पड़े। सफील दही वाली शॉप पर भाभी को पकड़ाते हुए अपने दर्द दिल के दुखड़े सुनाने लगा था। बेटा जी, अगर याद से शाम को ले आते ना तो इस वक्त अभी ये ख्वारी ना भुगतनी पड़ती। भाभी ने जूसर में नमक, दही और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर लस्सी बनाते हुए कहा। हाँ, तो जहन से उतर गई थी ना बात। वो चेयर खिसका कर जेब से मोबाइल निकालता हस्बे हाथ स्क्रॉलिंग करने लगा था। तुम्हारे पास जहन भी है, कमाल की बात है। अभी पता चला मुझे। रबीशा तो कहकर लगाते इसे चिढ़ाया, जबकि बाकी अवाम इसके इस चुटकले पर हंसी दबाने की कोशिश में सुर्ख होते जा रहे थे। चेहरा अच्छा ना हो तो कम से कम बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। चाहे वो मोबाइल से स्क्रॉलिंग किए बगैर दूबदू जवाब देने लगा। इसे खुद को घूरने पर आमादा कर गया था। यार, इतनी तो खुश शक्ल है बांदरी, खबरदार तुमने इससे कुछ उल्टा सीधा बोला तो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अनाइल भाई शरारत से इसकी मुस्कुराहट दांतों तले दबाते इसे खफा कर गए थे। मैं बांदरी हूँ? जाइए, मैंने नहीं करनी आपसे बात, और ना ही मैं आपसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं अब से आपका कोई काम करूँगी। रबीशा सदमाती आवाज़ में कहकर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए साफ साफ जवाब देने लगी थी। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो नाइल? कुछ तो रहम कर ले इस बेचारी पर। जानते हो ना, छोटी सी छोटी बात पर बुरा मान जाती है और भर भर आंसू निकल पड़ते हैं इसके। अब जाकर मनाएं, देखें कहीं रूठ ही ना जाए। कोने में नाइला भाभी देखें कहीं रूठ कर बैठी होगी। कोने में नाइला भाभी माथे पर हाथ मारती अफसोस से शोहर नामदार को बताने लगी, तो वो भी अपनी गलती पर नादिम होते हुए इसके पीछे भागा था। साथ ही सफील, अनायत और उन भी इसके साथ शामिल थे। अम्मी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? चले ना, सभी साथ मिलकर बैठे हैं। यहाँ अकेली बैठी तो आप उदास हो जाएंगी। रबीशा ने माँ के कंधे से लगते इसके गिर्द बाजुओं का खींचा। कुछ नहीं, वैसे ही बैठी थी। इसके गाल खींचते इन्होंने हमेशा की तरह अपनी उदासी इस पर जाहिर न करनी चाहिए, लेकिन इनके मुरझाए हुए चेहरे को तकते वो खुद ही बात की गहराई तक पहुंच चुकी थी। बाबा हमें क्यों छोड़कर गए हैं? इन्हें हमारी याद नहीं आती? और आप भी इन्होंने तो हमसे बात करना भी छोड़ दिया है। आप बोले ना इन्हें वो हमारे पास आ जाएं। मुझे इनकी बहुत याद आती है, रबीशा ने बोलते हुए सिसकी भरी, जबकि वो खुद पर काबू ना पाते हुए भुबक कर रोती थी। ये देखो, दोनों माँ बेटियां यहाँ बैठी मलके जज्बात बनी हुई हैं और हम वहाँ अकेले काम में खजल हो रहे हैं, जबकि इन्हें अपने दुखड़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अनायत दोनों बाजू सीने पर बांध कर मसनूई गुस्सा होते हुए बोली, हम क्यों करें काम? हम किसी के कुछ लगते हैं? भला जिनके लगते हैं वही करें ना, हम नहीं करने वाले। इसने ठेंगा दिखाने के साथ ही साफ इनकार किया। मेरी प्यारी सी गुड्डी नाराज है, मैं तो मजाक कर रहा था। और देखो, सफील कह रहा है ना कि अगर तुम मान जाओगी तो आज जो अफ्तारी में आलू के पराठे बने हैं ना, वो इसके हिस्से के भी तुम खा लेना, इसे कोई मसला नहीं होगा। सफील की हैरत से खुली आंखों को नज़रअंदाज किए वो अपनी बात कहता हुआ धीरे से इसे अपने साथ लगा चुका था। ये नदीदा अपना बुखार किसी को ना दे, आप इसके फेवरेट आलू के पराठे मुझे देने पर राजी कर रहे हैं। दाल में कुछ तो काला है। वो सोचने की अदाकारी करते हुए आखिर में खूबसूरती से सभी को मुस्कुराने पर आमादा कर गई। दाल कहाँ काली होती है चुड़ैल? हाँ, मगर दाल में काली मिर्चें ज़रूर होती हैं, जिन्हें खा कर तुम्हारा मगज़ भी मिर्चों की तरह ही कड़वा और तेज़ जहरीला होता जा रहा है। चुपचाप से राजी हो जाओ, वरना मैंने यहाँ पर धरना दे देना है। ना, बड़ी मेहरबानी, तुम धरना मत देना। ऐसा करो, शाम तक को अपनी पॉकेट मनी से हमें आइसक्रीम खिला देना।
हम गरीबों के लिए वही काफ़ी होगी। इसकी बात को काटते हुए रबीशा ओन और अनायत की तरफ आंख दबाकर कहती हुई सैफी को जलजलों की जद में छोड़ गई। नामुमकिन ये बात मैं नहीं मानने वाला। मुझे पॉकेट मनी मिलती ही कितनी है। वैसे भी मैंने दोस्तों से पैसे उधार ले रखे हैं, इस बार इन्हें वापस करने हैं, लिहाजा इस एग्रीमेंट पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। सैफी के इनकार पर रबीशा का मुंह बुरी तरह से बिगड़ा था, जबकि ओन और अनाइल भाई इसके गर्दन को दबोचकर एक एक झांपड़ रखते हुए इसे कराने पर मजबूर करके थे। अल्लाह बचाए, इन जालिमों से जब देखो मौका मिलते ही हाथ साफ करते रहते हैं। मुझ मासूम पर इन दोनों की घुड़ियों को किसी खातिर में न लाते हुए गर्दन को मसलते हुए दहाई देने लगा। तुम्हारी वजह से ही रबीशा नाराज हुई है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसकी हर डिमांड को बखुशी मानकर इसे खुश करो। ओन ने भी वजाहती तदबीर बताते हुए कजन सिस्टर के हक में बोलना चाहा। अल्लाह पाक मुझे कुत्ता बना देता, मगर मरकर भी घर का छोटा बेटा ना बनाता। रोज रचकर मुझ गरीब पर तशद्दुद किया जाता है। वह जले दिल के फफोले फोड़ता छत की तरफ देखकर आहें भरने लगा। इस बार सभी की छत फाड़ कह के इस हवेली में गुंजे थे, जिनमें सिफे अव्वल रबीशा और इसकी माँ का था, जिसे देखते हो अनायत और अनाइल बिन ने भी शुक्र का कलमा पड़ा था। अनाइल आज ऑफिस नहीं गया था, लेकिन घर पे भी वो नहीं दिख रहा था। आखिर कहाँ गया वो नजीना कुरैशी ने नाइला को देखते बेचैनी से दिल में मचलता हुआ सवाल पूछ लिया था। पुप्पो पता नहीं मुझे बताकर नहीं गए। इसने भी अनाया को फीडर पकड़ाते हुए लालमी का इजहार किया था। लगता है आगे बाय हॉर्न की आवाज़ सुनी तो वह झट से बोली थी, लेकिन साथ में गेट खुलने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद लाउन में दाखिल होते नफूस को देखकर इनको झटका सा लगा था। नयाब मेरी बच्ची, नजीना कुरैशी धड़कते हुए दिल से कहती तड़प कर इसकी जानी भागी थी, मगर इतनी ही तेजी से नयाब इनसे किनारा करती नफरत से रुख फेर की। मेरी बच्ची, मुझसे मुंह मत फेरो, मुझे खुद को महसूस कर लेने दो। वो इसकी बेतनाई पर आंसू बहाती से गीले करने लगी। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। जो बेटी आपकी थी ना, इसे तो आप हमेशा हमेशा के लिए खुद के पास रख लिया था। मैं सिर्फ जुनैद खटक की बेटी हूँ, आपकी नहीं। इसके जहरीले जवाब पर इन्हें कानों पर पिघलता हुआ शीशा उंडेलता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने सर नफी में हिलाते हुए पुख्ता यकीन को झुठलाना चाहा। नहीं, ऐसा मत बोलो, ये सच्चाई नहीं है। मेरी बात का एतमाद करो। वो शख्स झूठा है। पहले ही दिन इसने मुझे धोखे में रखा है। बस कर दे नजीना बेगम, झूठे वो नहीं, झूठी आप हैं, समझी। सच्चाई से वाकिफ हूँ मैं। मुझे आपकी मनगढ़ंत कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। गुस्से से फटकारती वो सारे अदब और लिहाज बुलाए सारी हदें फलांगते हुए कहने लगी। जब दरमान गुस्से से खोलता जरहाना तेवर लिए इसकी तरफ बढ़ा, सभी इसको गुस्से में देखते इसकी तरफ बढ़े ताकि वो गुस्से में कुछ अनहोनी ना कर दे। दरमान होश करो, ये तो सच्चाई से बेखबर है, तभी तो उल्टी सीधी बातें कर रही है, मगर तुम तो होश में हो। होश के नाखून लो। जब सच्चाई खुलकर इसके सामने आएगी तब तक इसको यकीन आ जाएगा। फिलहाल छोटी को इसके हाल पर छोड़ दो। कम से कम पुप्पो के सामने रहेगी तो पुप्पो को कुछ ढारस तो मिलेगी ना। अनाइल ने इसे बाजू से पकड़कर एक साइड पर करते हुए सख्ती से कहा। कुछ भी कहने और करने से रोका था। इसकी बकवास नहीं सुन रहे आप? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, और ना ही बड़ों से बात करने का कोई शोर है। इसने बिगड़ते तेवरों के साथ बेहद बेतासुर चेहरे को देखते तनफुर से कहा। जब नाइला भाभी की चीख पर दरमान पलटता फर्श पर गिरी फुप्पो की तरफ बढ़ा था, जो होश से बेगाना वहां गिरी पड़ी थी। अनाइल बेटा, डॉक्टर को फ़ोन करो, अल्लाह खैर करे। इनको होश से बेगाना देखते हुए वहाँ मौजूद सभी अफराद के हाथ पैर बुरी तरह से फूलने लगे थे, जबकि नयाब माँ की हालत की परवाह किए बगैर सुकून से एक तरफ खड़ी मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी, जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। इसे डरने की कोई बात नहीं है, मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये ठीक हैं। पर इन्हें किसी चीज़ का गहरा सदमा लगा है, जिस बिना पर टेंशन की वजह से इन्होंने बातों को ज़्यादा सर पर सवार कर लिया है। आप इन्हें किसी भी टेंशन वाली बात से दूर रखें, वरना खुदा न खास्ता इन्हें हार्ट अटैक जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर इन्हें तफसीलात से आगाह करते बाहर की जानिब चल दिए थे, जबकि सब परेशानी से सर हाथों में गिराए इनके हंसते बसते घर को जाने की इसकी बुरी नज़र लग चुकी थी। दरमान बेटा, जाओ तुम ज़रा आराम कर लो, अफ्तारी पर सबसे मुलाकात कर लेना। रबीशा, सैफी, ओन और अनायत भी अभी यूनी में है, तुम्हें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। तब तक कमर सीधी कर लो। वो हल्का फुल्का लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। अम्मी ने शफकत से इसके माथे पर बोसा देते हुए इसे हदायतनामा जारी किया था। पहली बार ये कि मेरा रोज़ा है, और दूसरी बात, अब से आप मेरी तरफ से तकल्लुफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी बीवी है। इस सारे काम के लिए वो कर दिया करेगी, आप बेफिक्र हैं। इनके गले में बाजू डालकर वो लाड से कहता सभी को शौक कर गया था। क्या तुम्हारी बीवी कौन है वो? इन्होंने भोलेपन का मुजाहिरा करते हुए दासी से पूछा था। मेरी भोली जन्नत, जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, जाहिर है वही होगी ना मेरी बीवी। क्या अपनी जेब में छुपाए घूम रहा हूँ? हद है वैसे।
इसने कहते बुरा सा मुंह बनाया था, जिस पर बाकी सभी ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि इसके कान मरोड़ती खफकी से इसको देखने लगी थी। मेरी जन्नत, अब तो शादीशुदा हूँ, कम से कम ये सजाएं देना मुझे छोड़ दें। दरमान ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दामन बचाना चाहा। तो तुम चाहे 10 बच्चों के बाप क्यों ना बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही डांटती और पनिशमेंट देती रहूंगी। इन्होंने हतमी फैसला सुनाते हुए वान किया था। पहले बच्चों की अम्मा तो राजी हो जाए मुझसे, बाकी की बात में देखी जाएगी। वो एक नज़र कमरे के बाहर टहलती नयाब को देखते मन ही मन में बुड़बुड़ाया। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, लिहाजा अपना बंदोबस्त कहीं और जाकर कर लो। इससे बेड पर लेटा देखकर नयाब ने वॉशरूम की तरफ जाते से हाँक लगाई। लहजा साफ था कि अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया मिसेस दरमान कुरैशी कि मैं तुम्हारी ये फजूल सी बात मानकर बाखुशी ये कमरा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसने आईब्रो उचकाते हुए बाजू सीने पर बांधकर इससे मुस्तबसिर होने लगा। क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ना ही मैं तुम्हें अपना शोर मानती हूँ, लिहाजा मुझसे दूरी बनाकर रखो। मैं इसी में तुम्हारी भलाई है। नयाब अंगश्ते शहादत की उंगली इसकी तरफ करते हुए दो बदो जवाब देने लगी थी। आज तो स्नान में पहला दिन है और अपनी जुबान के जोहर देखो लड़की। खैर, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कुछ बदलने वाला है। वहाँ यहाँ हवेली में सभी एकमात्र अपने मिजाजी खुदा को आप कहकर पुकारती हैं और तुम भी मुझे आज से कहना शुरू कर दो। दरमान ने भी इसकी वही उंगली पकड़कर अपनी मुट्ठी में भींचते इससे हुक्मनामा जारी किया था। भूल है तुम्हारी मिस्टर, क्योंकि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश मलिया मेट कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, चैलेंजिंग अंदाज में कहकर नयाब ने इसकी मुट्ठी खोलनी चाहिए। वो आराम से खड़ा इसकी जोर आजमाई को मुलाजा करने लगा। छोड़ो मुझे। बगैर इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले वो फुर्ती से इसके गुलाब की पंखुड़ियों की मादी होंठों से इसकी मांदा बात उचकता इसे अंधेरों में छोड़ गया था। शोर होने के नाते एक छोटा सा ट्रेलर था, लिहाजा आगे भी बकवास करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लेना। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जिसके लिए तुम सोच विचार के बाद अपना मन तब्दील कर लेना। इसे एक झटके से खुद से दूर धकेलते दरमान ने बेशर्मी से आंख का कोना दबाते हुए रही सी कसर भी पूरी कर दी थी, जबकि वो कितनी ही देर इसकी इंतहाई पे बाकी से अमल और फिर गुफ्तगू पर वहीं चकरा कर रह गई थी। अभी आप ये स्पेगेटी और पास्ता लेना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने ये चीज़ें खास आपकी पसंद से बनाई हैं। टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। रबीशा ने जब नयाब की आमद का सुना तो खुशी से फूले न समा रही थी। यही नहीं वो फिर इसकी फेवरेट डिशेस भी अपने हाथों से बनाकर इसे पेश कर रही थी। बस ठीक है, इतना खास जायका नहीं है। नयाब ने इसका दिल रखने के बजाय भी दिली से कहते इसे नखरे दिखाए। इस पर सभी ने अफसोस से सारे लाया, जबकि वो बिना बुरा मनाए खुले दिल से मुस्कुरा दी थी। शुरू में तो ऐसा होता रहता है, आप ही देखिएगा, एक दिन ज़रूर अच्छा बनेगा। इसने बिना हिम्मत हारे कमर कसते अपना इरादा पुख्ता किया था। चुटकी में भी तुम्हारा मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ। ये नायते सिर्फ आप ही के लिए क्यों है, भाई के लिए अवेलेबल नहीं है क्या? दरमान मसनूई खफकी से कहता मासूम बना था। सॉरी भाई, वो क्या है ना, आप ही के आने की खुशी में आपको भूल ही गई थी, लेकिन आप चूँकि मेरा आपसे डबल वाला रिश्ता हो गया है तो कभी आपके लिए भी बनाऊंगी। रबीशा की सियानी हंसी हंसती दरमान का मुंह हैरत से खोल गई थी। क्या कभी बनाऊंगी? मेरे लिए सही है बच्चों, लगे रहो अपनी आप ही में, मैं तो तुम्हारा कुछ हूँ ही नहीं। इसने खफकी से कहते मुंह बसोरा। सभी घर वाले अफ्तारी से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ इनकी मस्ती से भी भरी नोक झोंक को भी इंजॉय कर रहे थे। फुप्पो कमरे में आराम फरमा रही थी, जबकि नयाब इनकी हवेली वालों की खुशी को देखते अंदर ही अंदर हसद का शिकार हो रही थी। हाँ भी बताओ, क्या खातिरदारी करूँ मैं आपकी? इसने सोफे से टेक लगाते टीवी देखने में मशगूल शुजा से पूछा। वैसे तो इन्होंने मकलावे की रस्म के लिए अपनी अपनी बीवियों के साथ इनके मैके जाना था, पर इब्राहिम की माँ जी अपनी सहेली की तरफ इफ्तारी करने गई हुई थी, तो इब्राहिम ने शुजा को अपनी तरफ बुला लिया था। वैसे तो बहन के घर पानी भी नहीं पिया जाता, पर कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, कोका कोला पिला दो। पानी ना सही, कम अज कम को की सही। शुजा की संजीदा बात पर किचन से निकलती सरवत का कहकर छूटा था। इसने घूरकर इसे देखा था, जो मासूम बनता आईब्रो झुका गया था। मैंने कुछ गलत कह दिया है? गालबन वो अब भी अनजान बनने की तकारी करता ढील बना हुआ था। सी कहते हैं सियाने के खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी मिसाल की सूरत में आज देख भी लिया। सरवत पीछे किचन से निकलती आलिया को देखकर इसकी तरफ इशारा करता इब्राहिम कहकर लगा गया था, तो इसने खफकी से मुंह बसोड़ते डोंगे को टेबल पर पटका था। अब कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। वो बात की गहराई तक पहुंच चुके थे, मगर एक बार वजाहत लेना चाहिए थी। आया वो सही समझ रही है कि नहीं? कुछ नहीं बेगम, तुम छोड़ो
ये लोग तो एवं बातें हाँकते रहते हैं, इन पर ध्यान मत दो। इसने बिना कोई तासुर लेते हुए दोनों मियाँ बीवी को झिड़का तो जहाँ आलिया शर्मिला सा मुस्कुराई थी, वहीं इन दोनों ने डबल घूरी से नवाजा था। आंखों ही आंखों से निकलना चाहा था। आए बड़े बीवी के चमचे। इब्राहिम ने इसके कंधों पर थप्पड़ रसीद करते साथ ही एक लकब से भी नवाजा। भाई वो आप ही थे ना जो मेरी भाभी को मेसनी, चुड़ैल और जाने क्या क्या पुकारते रहते थे। अब वो बातें भूल गए हैं क्या? या मैं आपको ज़हन नशीन करवाऊँ? सरवत मज़े लेते हुए बात को खासा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था तो आलिया की इसकी बात सुनती खुशमुगीन नज़रों से शुजा को देखने लगी थी। नहीं, मैं ऐसा कब कहा था? वो हड़बड़ा कर कहता अनजान बनता साफ मुकर गया था। अल्लाह अल्लाह करें भाई, झूठ मत बोलें, रमज़ान का महीना है, डबल गुना मिलेगा। वो आपके बार नॉन स्टॉप बोलती पाक महीने का हवाला देकर इसे मज़ीद मुश्किलों में डाल गई थी। पहले तो सिर्फ आपसे चाय बनवाई थी मिस्टर शुजा वकास, मगर अब की बार आपसे बर्तन धुलवाऊंगी। याद रखिएगा मेरी बात को। इसकी तरफ देखकर गुस्से में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली तो बेचारे शुजा के गले की गिल्टी उभरकर माधूम हुई थी। नहीं यार, सरवत की तो आदत है मजाक करने की। तुम खाम में सीरियस होती जा रही हो, कूल डाउन रहो। इसे गुस्से से खुद की तरफ देखता पाकर वो घबराकर अपनी जगह से उठता इस तक पहुंचा था जब तक वो सिरे से ही इसे इग्नोर करती वापस किचन की जानिब बढ़ गई थी। मैं तो तुझे सिर्फ बीवी का चमचा समझ रखा था, मगर तू तो पक्का रनमुरीद निकला। इब्राहिम का लहजा साफ तन से लदा भरा था, जबकि हैरत के मारे तो सरवत का मुंह भी खुले का खुला रह गया था। आपने कभी खुद से किचन में जाकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया, लेकिन बीवी के घर आते ही इसके लिए चाय बनाने लग गए। वाह भाई, क्या कहने हैं जनाब के। रही सी कसर तो सरवत के बोलों ने पूरी कर दी थी। वो मस्कीन सी सूरत बनाए सर हाथों में गिरा इब्राहिम को शिद्दत से कोसने में मशगूल हो गया था। चुप नहीं रह सकता था। तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। वो खुद को बीच से हटाता सारे का सारा इल्ज़ाम इस पर डाल गया था। भैया, सारी गलती आपकी है, ना कि इनकी। इनको बीच में मत लाइए। सरवत में मैदान में कूदते आगे होकर अपने शोर नामदार को बचाना चाहता। वाह भाई मेरी बहना, क्या कहनी है तुम्हारे। अब शोर आ गया है तो भाई को भूल गई हो। बेवफा बहन। इसने इमोशनल ब्लैकमेल करते नजर न आने वाले आंसू पूछे थे। मैंने ऐसा नहीं कहा भैया। अगले ही पल वो सीधी होती भोलेपन से कहकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार गई थी तो इब्राहिम ने तिक्के चतुनों से इसके ड्रामेबाज को घूरा था, जो इसकी मासूम सी बीवी को अपनी बातों के जाल में उलझाए खुद को मिसना बना बैठा था। इस ढोंगी के जाल में मत फंसना, ये तुम्हें वर्गलाएगा। बस कर दें आप। सबसे पहले तो शुरुआत आपने की थी और इल्ज़ाम मेरे मासूम भाई पर डाल रहे हैं। इन्होंने तो अपनी बीवी के लिए चाय तक बनाई है और आपने तो कभी मुझसे झूठे मुंह पानी भी नहीं पूछा। सरवत गुस्से से कहती इसकी खूब क्लास लगा चुकी थी। इब्राहिम अपनी जगह हैरत के मारे खड़ा हो गया था। इससे पहली बार अपने कानों से कुछ गलत सुनाई दिया महसूस हुआ था। आया इसकी मासूम दिखने वाली बीवी इस कदर भरी बैठी थी कि सारे का सारा गुबार निकालती इसे अंधेरों में छोड़ गई थी। हा हा हा। तू बच्चों, कैसा लगा मेरा मजाक? तूने किया समझा था कि मेरी बहन और बीवी को आसानी से मेरे खिलाफ भड़का देगा, और अब जाकर मना अपनी बीवी को। ये ना हो कि मुझे तो सिर्फ बर्तन धोने की सजा मिली है, तुम्हें कहीं अफ्तारी बनाने का ना कह दे। शुजा ने कहकर लगाते इसे के रहे से सुकून को गारत करते हुए इसे किचन की जानिब इशारा किया तो वो भी बसी से दांत किचकिचाता हुआ ज़ेरे लब इल्तबात से नवाजने लगा था। आज तो दोनों बेटियों के हाथ का जायका खाकर तो बहुत अच्छा लगा है। जीती रहो, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। वकार और वकास साहब ने दोनों को दुआएं देते आखिर में इनकी हौसला अफजाई की तो खुशी से दोनों नंद भाभी की भांछें खुली की खुली रह गई। इन जीजा साली की वरफ्तगी से भरी नजरें खुद पर पड़ते देखकर इनका हलक तक कड़वा हो चुका था, जिन्हें मुकाबिल ने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। ये फिलहाल वो यहाँ कोई कारनामा सर अंजाम नहीं देने चाहती थी, जब भी दिल पर पत्थर रखे इन्हें मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा था। वो दोनों बातों में मसरूफ इनसे अलग थलग जाकर बैठी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि वो इन्हें ज़रा भी मुंह नहीं लगाना चाहती, जिस पर दोनों मुंह बसूरे एक दूसरे को कोसने लगे थे। बेटा, अगर एक कप चाय का मिल जाता तो मज़ा ही दुबाला हो जाता। अफ्तारी के बाद वकार साहब ने एक नज़र इब्राहिम और शुजा के लटके हुए चेहरे पर डालते लड़कियों को अपनी जानिब मुतवज्जह करते हुए कहा तो दोनों जी अच्छा कहती हुई आगे पीछे किचन की जानिब बढ़ गई थी। इब्राहिम ने साथ बैठे शुजा को इशारा किया तो इसने नासमझी से आईब्रो उचकाया, जिस पर इब्राहिम का दिल अपना सर किसी दीवार में दे मारने को चाहा। ओ अक्ल के अंधे, रास्ता साफ है, चल अपनी बीवियों को मनाते हैं। इसने पते की बात बताई तो शुजा ने आंखें इस बात पर चमकी। दोनों बुजुर्गों की नज़रों से बचते हुए अंदर दाखिल हुए। आलिया मैडम स्लैब से टेक लगाए मज़े से बैठी हुई थी, जबकि सरवत फिर से दूध निकाल रही थी। इन पर नजर पड़ते ही इन दोनों को देखते बुरा सा मुंह बनाया था।
जाइए यहाँ से, हम लोग आपसे बात नहीं करने वाले। आलिया गुस्से से कहती, इन दोनों से मुंह फेंक कर वहीं दोनों की हिम्मत भी जवाब देगी थी, जिस पर वो खतरनाक तेवर लिए इनकी तरफ बढ़े थे, जब दोनों इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर घबराई थी। तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं भी देखता हूँ, तुम कैसे नहीं बोलती मेरे साथ। इब्राहिम ने बिना आलिया और शुजा की परवाह किए बगैर इसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ लिए भाई की जानिब चल दिया था। इसने फड़फड़ाते हुए हाथ पैर मारे, लेकिन बिना इसकी इजाजत के वो कुछ कर ना सकी थी और थक हार कर इसके हसार में कैद रहते जद्दोजहद छोड़ती थी। तो इब्राहिम के हल्के से भीगे नैन कटोरों में होश खोता इन्हें लबों से मुतबर करने लगा था। मेरी जिंदगी, तुम चाहे मुझसे सारी अवतारी बनवा लो, मगर तुम मुझसे रूठा मत करो, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मुस्किन सी सूरत बनाए इसके गाल पर झुकता, वहाँ शिद्दत से लब रखता इन पर अपनी छाप छोड़ने लगा था। सरवत इसकी शौक सी कार्रवाई पर शुक्लाब होती आंखें मूंद की थी, दिल इसकी मोहब्बत पर ईमान लाता बाग बाग होने लगा था। तुम सीधे तरीके से मानती हो या तुम्हारे भाई की तरह मैं भी तुम्हें जबरदस्ती से पेश आऊं? शुजा इसके चेहरा मोड़ने पर सख्त बदमजा होता धमकी देने लगा। तो आलिया मैडम इसकी वार्निंग सुनती गुस्से से पलटी थी। हाँ तो आप मर्दों को और आता ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ जोर जबरदस्ती ही तो करनी आती है, और आप कर भी क्या सकते हैं। इसकी घोर अफसानी पर शुजा ने दांत देती नजरों से इसे देखते दान कुछ कराए थे, अपने कदम इसकी सिम बढ़ाए तो फराटे भरती जुबान को एकदम ब्रेक लगी थी। हम मर्दों को इसके अलावा प्यार करना भी आता है, पर आप जैसे सिनफे नाजुक इस कार्रवाई पर होश से बेगाना होती कोमा में जाने के दर पर हो जाती हैं। इसके बाद करीब ठहरकर इसके तरफ में हाथ टकाए वो गंभीरता भरी सरगोशी में कहता इसे शर्मसार कर गया था। बहरहाल यूं छोटी सी छोटी बातों को लेकर उठने मत बैठ जाया करो, और ना ही इन बातों को किसी के सामने बोला करो। अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं ले बल्कि बालिग दोशीज़ा हो, और हमारी मियाँ बीवी की कुछ प्राइवेसी भी होती है जिसे जो सरेआम किसी पर आया नहीं करते। मैं तो तुम्हें कुछ वक्त दे रहा था, मगर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ये स्पेस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूं ही इस पर झुके हुए उसके नाजुक सरापे को गहरी नजरों से देखता अपनी बातों से इसे बहुत कुछ कवर करवा चुका था। इसकी जुबानी गुफ्तगू पर आलिया की हथेलियां पसीने से शरबूर भीगने लगी थी, जबकि इसकी नजरों की तपिश इसके सुरखारी से खुद ब खुद झुकते चले जा रहे थे। इसकी पतली हुई हालत से महसूस होता शुजा इसके बिदाग से गाल पर झुकता वहां नरम गरम सा लम्स छोड़ता इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। वहीं आलिया पहली बार इसकी दाढ़ी और मुछों की जुबान से तड़पती मचलती शुजा इसने कपकपाते हुए लहजे में कहकर इसे बाज रखना चाहता, जिस पर वो भी इसकी हालत पर रहम खाता धीरे से मुस्कुराते इसे अपनी खुशबुओं के हसार से छोड़ते चुपके से बाहर की जाने पड़ रहा था। गुलरुख नाजुक जुल्फ है, संभल आंख है नरगिस सबीब सनखदा। पता नहीं कौन सी पंजाबी है कि कोई और बोली है। हुसन से तुम हो गैरत गुलशन माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भीगी जुल्फों को तौलिए से रगड़ रही थी। इसके शेर को सुनते सरर से पलटी। सामने ही वो हलाकू खान दरवाजे से टेक लगाए इसे सर से पैर तक बड़ी फुर्सत से निहार रहा था, जैसे पहले ही इससे कभी नजर भरकर देखा ना हो। यहाँ आपके मुंह के जाविये बुरी तरह से बिगड़े थे। वो तेवरी चढ़ाए तेजी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाती जल्दी से खुद को कवर करती थी। कोई शर्म हया है आपको? मैं ऐसे किसी के कमरे में बिना इजाजत दाखिल नहीं होते। निकली अभी के अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। शहादत की उंगली इसे दिखाती वो गुस्से से वान करने लगी थी। मैं अपनी जाती बीवी के कमरे में दाखिल हुआ और मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर आने से पहले किसी से पूछने की ज़रूरत है। और रही बात शर्मो हया की, तो इसका मुझसे भला कौन सा वास्ता? शर्माना घबराना तो लड़कियों का जेवर है और इन्हीं पर जचता है। और ये धमकियाँ मत दिया करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। इसके लिए तुम चाहे मेरे माँ बाप के कमरे में पेशी लगवाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहता। वो दबेस कदम भरता इसके रूबरू हुआ था। ये आगे क्यों आ रहे हो, पीछे हो? इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसकी सिटी विटी गुम हो गई थी। जो थोड़ी देर बहुत हिम्मत बची थी वो भी इस हलाकू खान के करीब आ जाने पर रफू चक्कर हो गई थी। तो बालों में लिपटा हुआ तौलिया गिरकर कालीन पर जा बचा था, जबकि वो डर और झिझक के मिले जुले एहसास से खौफ खाती पीछे होते हुए दीवार से जा टकराई थी। किसी कबूतर की तरह आंखें बंद करती वो अपने खोल में सिमटने लगी थी। दिल मामूल से तेज धड़कने लगा था। एक नया एहसास आज इसके दिल में जागा था, जिसे इस वक्त वो समझने की सलाहियत से मनफूर थी। दरमान कुरैशी इसके करीब पहुंचता बहुत अचानक इसकी कमर के गिर्द अपने हाथ गुजारकर एक ही जुस्त में इसे अपनी तरफ खींचता पूरी तरह से इसे अपने हसार में ले गया था। वो हल्की सी चीख इसकी नजर करती कांपने लगी। अबशार की मानद किले के हिस्सों से पानी की बूंदें टपकने लगी थी। दरमान की कुर्बत में इसका रोम रोम सनसना उठा था। जब हलक
जान हलक में तो इस वक्त आई जब इस दुश्मन जान की नरम गरम सांसें अपने चेहरे के बेहद करीब पाते इसका वजूद जलजलों की जद में आया था। वो अच्छा खासा महसूस होता इस नन्ही सी जान को अजाब में डाले हुए था। नायाब का सारा खून निचड़ कर इसके चेहरे पर अपनी भाप छोड़ने लगा था। इससे पहले कि वो इस रूम में बहकर कोई और कार्रवाई सर अंजाम देता, अचानक के दरवाजे पर जबरदस्त किस्म की दस्तक हुई। दरमान तो अच्छा खासा जिच होकर हुआ था, मगर अपनी जान खलासी होने पर इस रिश्ते को दुआएं देती वो वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी जब इतनी ही तेजी से वो इसकी मरमर नाजुक सी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इसे ठिठकने पर मजबूर कर गया था। जल्दी से पूरा हो जाए मेरा ये ख्वाब, मैं, तुम और छोटे जनाब। इसके कहे कि बेबाक से शेर पर नायाब की आंखें पुतलियां से गिरकर फैली। वो खिफत मिटाने की खातिर शम्मो हया को बुलाए ताक रखती गुस्से से धाड़ी और अपनी इस होती सोती से अपने सारे ख्वाब पूरे करवाइएगा मिस्टर दरमान कुरैशी, क्योंकि मुझे आप में और आपके फजूल से ख्वाबों में कोई सरोकार नहीं है। लफ्ज़ों को छुपा छुपा कर वो इस पर तनफ्फुर से कहती गमो गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गई थी और इसके जवाब पर दरमान के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। इसका फलक शिकाफ कहकर सुनती नायाब खजाले से सर पैर सुर्ख होती, आखिर में इस पर घुरी से नवाजती बिल्कुल ना भूली जो हाथ मुंह बल्कि नहा धोकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। अभी हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नायाब के दरवाज़ा खोलने पर रबीशा जल्दी से बोलती इसका हाथ थाम गई थी वो इनकार ना कर दे, मगर नायाब ने कुछ सोचने के बाद इसके हाथ थपथपाते सर इस बात में हिलाए तो वो खुशी से झूमती इसके गले जा लगी थी। इसने खौफ से रबीशा की इस हरकत को देखा था। इसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर सब्र के कड़वे घूंट भी थी। इसके हम कदम होती सीढ़ियां उतरने लगी थी जहाँ सैफी इनकी लोगों की मुठभेड़ चल रही थी। सैफी की इन लोगों से मुठभेड़ चल रही थी। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं खिला सकता। भूखों को जो थे वो दोस्तों को लौटा दिए हैं, क्योंकि इनसे उधार लिए थे मैंने। वो अपना वॉलेट इन लोगों के सामने लहराता इन्हें वजाहत देने लगा था जो बिल्कुल खाली था। तो इस दिन ढींगे मारने की तुक बनती थी भला। वो गुस्से से घुर्ती से लताड़ने लगी थी। अरे अरे लड़ो मत, मैं हूं ना, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तभी वहां दरमान की हशाश पिशाश सी आवाज़ आई थी। अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी जो लाइट पीच कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट में तैयार इसकी तरफ आता दिखाई दिया था। भाभी आप भी चले ना। अरे गुड़िया मैं नहीं जा सकती है, नाई लाने वाले होंगे और दुआ भी ठीक नहीं है। एंजॉय नहीं करने देगी, अगली बार चलूंगी ना पक्का। और रबीशा के बार बार इसरार करने पर इसे बोलती दुआ को उठाने लगी थी जो स्क्रॉलिंग करती इसके पैरों में आ रही थी। अनाया तो रबीशा ने दुपट्टे से चेहरे को कवर कर रखा था, जबकि नायाब को गले में दुपट्टा लेते देखकर इसका दिमाग घुमा था। चेहरा ढको अपना। वो जो सीट बेल्ट लगा रही थी इसकी बात पर ना समझी से इसकी तरफ देखने लगी थी जो इसी को घूर रहा था। मैंने कहा दुपट्टे से अपना चेहरा ढांपो। वो दूसरी बार अपनी बात दोहराता नहीं था। इसे खुद को घूरने पर रजामंद कर गया था। मुझे नहीं आता इस तंबू को लपेटना। वो मुंह के जाविये बिगाड़ती अपने लहजे को हतल मकान नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, लिहाजा खुद को मुझ तक ही महदूद रखा करो। कहता हुआ अचानक इसके गले में लिया हुआ दुपट्टा इस पर लपेटने लगा था और रबीशा से पिंस लेता इन्हें अच्छे से पिनअप करने लगा ताकि आगे जाकर इसे कोई परेशानी ना हो। इन्होंने की नखियों से मुस्कुराहट दबाते दरमान और नायाब की तरफ देखा था। दरमान तो मुस्कुरा रहा था जबकि नायाब शीशे के पार नज़ारे देखने में मशगूल थी, जैसे इससे बढ़कर कोई काम ही ना हो। गाड़ी मंजिल मकसूद पर पहुंची तो सभी अपनी अपनी पसंदीदा फ्लेवर्स मंगवाने लगे। इसने गर्दन मोड़कर इतराफ का जायजा लिया, जहाँ कुछ लोग पेट पूजा में मसरूफ थे तो कुछ सेल्फीज लेने में, और फिर मुसलसल अपने ऊपर इसका वालिहाना नजरें महसूस करती वो सबसे बैठी जहर मार कर आइसक्रीम कर रही थी। चंद ही लुकमे लेने के बाद कहने लगी, रबीशा ने ना जाने इसकी कितनी पिक्स क्लिक की होंगी और मुस्कुराने का भी कहा होगा। वो थी कि स्पॉट चेहरा लिए बस फीका सा मुस्कुरा रही थी। दरमान ने इसकी तरफ देखा तो वो मुंह पर नो लिफ्ट का बोझ सजाए चेहरा दूसरी तरफ फेर गई थी, तो वो भी बिना कुछ कहे इसे इसके हाल पर छोटा खुद पेमेंट करने चला गया था। इसके जाते ही नायाब के जहन में जमाका हुआ था। वो गैर महसूस अंदाज में आइसक्रीम को कपड़ों पर गिराती इन लोगों को खुद की तरफ मुतवज्जा करने के लिए कपड़ों को झाड़ने लगी और बुलंद आवाज में बुबड़ाई, ओ शिट स्टेन लग गया। वो अफसोस से बोलती उठ खड़ी हुई थी। कुछ नहीं होता, आप भी चलिए, हम इसे वॉश कर कर आते हैं। रबीशा ने कहते इसे चलने का कहा तो वो भी मौके गनीमत जानती इसके पीछे चलने लगी थी। इसने ये करने की ठान तो ली थी, मगर अंदर ही अंदर डर भी लाक हो रहा था कि अगर दरमान को पता चल गया तो वो अब की बार किसको क्या सजा देगा। मगर फिलहाल इसे कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि फिर न जाने इसे ये मौका कब मुयस्सर आएगा। घर में तो कोई इसे अपने मोबाइल के पास भटकने भी नहीं देता था। यकीनन ये भी इसी हलाकू खान का ही हुक्म था।
रुबीशा ज़रा अपना मोबाइल देना, मैं मोम से बात कर लूँ, इनकी खैरियत मालूम करनी है। नियाब ने स्टैंड वॉच करने के बाद रुबीशा को वजाहत देते हुए इससे मोबाइल मांगा तो वो भोली बाखुशी से अपना मोबाइल पकड़ा गई थी। लगता है जैसे अनायत ने तुम्हें आवाज़ दी है, देखो कहीं बाहर तो नहीं ठहरी। वो इतना कहकर इसे बाहर की तरफ मुतवज्जा भेजती जल्दी से मतलूबा नंबर पर चंद एक मैसेजेस भेजने के बाद इससे फ़ौरन से डिलीट करती। दुपट्टे को खोलकर फिर से चेहरे को कवर करने लगी। अनु नहीं आई, हमें बुलाने आपके कान बज रहे हैं आप ही, वो हंसकर कहती। इसके दुपट्टे को खुद ही हिजाब के स्टाइल में पिनअप करने लगी थी। हाँ शायद मैंने भाभी का नंबर मिलाया तो आगे से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, लगता है काम में बिजी होंगी। वो इतना कहकर अपनी टेबल की तरफ बढ़ी जहाँ दरमान पहले ही खड़ा हुआ था। ये सख्त तासुरात सजा इसे ही घूरा था जैसे इसे नियाब की सारी कार्रवाई समझ आ गई हो। भाई लॉन्ग ड्राइव पर चलें, रबीशा ने एक्साइटेड होते हुए दरमान को मुखातिब किया। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी रात को बाहर रहने की, चुपचाप से गाड़ी में बैठा। वो बिगड़े हुए तेवरों से इन्हें बैठने का कहता, खुद भी घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। सैफी ने इसे टहुका मारते दांत दिखाए तो रबीशा ने इसके पाँव पर पाँव रखकर इतनी ज़ोर से कुचला कि वो बेचारा बिलबिला उठा था। अल्लाह पूछे तुमसे पिद्दी चुड़ैल। वो इसे अलकाबाद से नवाजता दहाई देने लगा तो दहाई देने वाले लबो लहजे में कहता, ओनर अनायत को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। दरमान के तर्श रवैये को देखते सभी ने खामोशी से सफ़र किया, वरना क्या भई थी कि वो गुस्से में आकर झड़क ही ना दे। लाउंज में दाखिल होते ही सभी को बातों में मसरूफ देखते वो सलाम करते इनके साथ आ बैठे थे। साथ ही रबीशा ने सारी कार्रवाई इनके गोश-गुजार की थी। नजीना कुरैशी की तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, जिस बिना पर वो भी इन्हीं के साथ खुशगपियों में मशगूल थी। नियाब को ऊपर की जानिब जाते देखकर इन्होंने पीछे से हाँक लगाई तो इसने अनसुनी करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। नायाब फ़ौरन से नीचे आओ, सुना नहीं तुमने, फूफो बुला रही हैं तुम्हें। दरमान को इसका किनारा करना बेहद जहर लगा था, जब ही सख्ती से वार्न करने लगा। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस औरत से बात करूँ और मुझे कोई इससे बात ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। मेरी अपनी मर्जी है, जहाँ जाऊँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है और ना ही मैं किसी ऐरे गैरे के हुक्म की पाबंद हूँ। दो रुख लहजे में कहती बहुत कुछ जताती वो आंखों में बेतहाशा नफरत लिए गुस्से से फनकारने लगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि फूफो से तमीज़ से बात किया करो, तुम में ज़रा भी शर्म नहीं बची। एक माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। दरमान का बस ना चला था इसे नियाब नामी मुसीबत की गुद्दी से जुबान खींच ले। इसे जिंदा तक गौर करते अजीब ही फसाद बर्पा कर रखा है इस बददिमाग लड़की ने। बकवास बंद करो अपनी, वो गुस्से से फनकारता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, मगर बीच ही इसको रोकना पड़ा था क्योंकि बाबा इसे चुप रहने का इशारा करते नियाब की तरफ मुतवज्जा हुए थे, जो वो निडर सी बनी किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी थी। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, फिलहाल अपने अपने कमरों में जाओ, सुबह तसल्ली से बात करेंगे इस बारे में। मुझे किसी से कोई बात नहीं कहनी और ना ही किसी की सुननी है। मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं मर जाऊंगी यहाँ, मुझे यहाँ से भेजते। इनकी बातें करती नियाब जल्दी से बोलती सिसकने लगी थी। तुम अगर मरी भी तो इसी हवेली में मरोगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भेजने वाला नहीं हूँ। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। वो स्पॉट से चेहरे के साथ कहते इसकी तरफ देखता हल्के बल चलाया और इसे लगा कि इसके कान में कुव्वत समात से महरूम रह गई हो। नियाब की कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए वो सभी की बातों को सिरे से नजरअंदाज किए इसका हाथ थामते इसे जबरदस्ती घसीटता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा और इसे बेड पर धक्का देता दरवाजे को लॉक किए वो फुर्ती से इस पर काबिज हुए इस पर झुका था। दूर रहो, अब ये घटिया तरीका अपनाओगे मुझे अपनी नज़रों से गिराने के लिए। इसके हिसाब में बुरी तरह छटपटाती वो खुद को इसके शिकंजे से निकालने की पूरी कोशिश करने लगी, मगर मुकाबले से आईनी गिरफ्त में लिए पूरी तरह से इस पर काबिज हो चुका था। मैं तो अपना ज़ाती हक ले रहा हूँ जानम, अब तुम इसे कुछ भी नाम दो, ये मेरा फॉल्ट थोड़ी है, और वैसे भी मैंने तुम्हें ढील देकर बहुत बिगाड़ दिया है। अब तुम्हें सुधारने के जतन भी तो तुम्हारे ढीले पेच कसने में लगा हूँ। इतना कहकर दरमान इसकी सभी पेशानी पर भुजा देने के बाद बारी बारी इसके गालों पर झुकता वहां अपने लब रखने लगा। वो इसके लम्स और पुरशिद्दत से अमल पर इसके हसार में कपकपाती कुछ भी करने से कासिर थे, मगर इसके दिल में दरमान के लिए और भी बहुत सी बदगुमानी और नफरतों का शजर फलने फूलने में अमल पैरा था। दरबान ने ना रुकना था और ना ही रुका। इसके लम्स में कभी शिद्दत और कभी फूलों की सी नाज़गी थी। वो सारी हद्दें फलांगता इसे खुद में कैद कर रहा था। कितने ही आंसू नियाब की आंखों से बहते अपनी बेकदरी पर अश्कबार थे। वो नफरत और गुमानियों में इतना गिर गई थी कि इसे कभी शोर की ख्वाहिश और हकूक का ख्याल ही ना आया था। अस्सलाम वालेकुम चाची, आप यहाँ? मैं बस वो टेबल लगाने ही वाली थी। खुद को घुरता पाकर वो हड़बड़ा कर कहती जल्दी से चीज़ें समेटने लगी।
क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती लड़की? और बोला माँ, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। इसके इस्लाम को नजरअंदाज करके अल्फाजों को गलत इतराफ में लिए मिसेस वकार बरहम होती गुस्से से बोली थी। नहीं मैम, मैं तो हाँ हाँ बस कर दो, सब पता है मुझे इतनी भोली मत बनो। जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हें अपने घर में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप से अपना सामान उठाओ और जल्दी बनो यहाँ से, वरना ऐसे चाल चलूंगी कि इब्राहिम खुद तुम्हें धक्के देकर निकाल देगा। इन्होंने उंगली उठाई, इसको वार्निंग दी थी। सरवत आंसू पीते इनके जहरीले अल्फाज चुपचाप सुनती रही, जबकि बाहर खड़ा शख्स इनकी गुफ्तगू सुनता मुठियां पीछे जब्त किए खड़ा था। गहरी सोच में गया था। किसी सोच के तहत अगले ही लम्हे इसकी आंखें चमकी, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया और जिस राह आया था इसी राह वापस इसकी जानिब मुड़ गया था। सरवत आंसू पहुंचती इनकी बातों को नजरअंदाज करके वापस अपने काम में जुट गई थी। सहरी से लुत्फ उठाते सभी खामोशी से अपनी प्लेट पर झुके हुए थे। वकार साहब ने सब पर एक उचटती सी निगाह डाली और सब चुपचाप बैठे क्यों हैं? इनके कहने पर सभी ने सर नफी में हिलाया था। कुछ नहीं बाबा जान, सब ठीक है। इब्राहिम हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता इन्हें वजाहत देने लगा था। बेटा तुम क्यों कुछ नहीं ले रही? क्या इस गधे ने तुम्हें कुछ कहा है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? और सहरी भी सही तरीके से नहीं खा रही। इन्होंने सरवत को मुखातिब करते इसके बुराई नाम खाने पर चोट करते हुए जवाब तलब किया था। नहीं पापा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बस दिल नहीं चाह रहा था, इसने कहा तो मिसेस वकार एक नज़र इसके मुरझाए हुए चेहरे पर डालती अगले ही पल हनकारा भरते हुए अपनी प्लेट पर झुक गई थी, जिसे इन्हें इसकी परेशानी से कोई सरोकार ही ना हो। यार पापा, अब मेरी अब्बा बनने की बारी है और आप मुझे हर वक्त गधे से मुशाबत करते रहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कल को मेरे बच्चे मुझे अब्बा बुलाने के बजाय गधा बुलाने लगें तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? इब्राहिम की जुबानी बात पर जहाँ सरवत के गाल थके थे, वहीं बाबा ने ज़बरदस्त कैकल लगाया था। इसके मजीद कान खींचे। तू चाहे नाना दादा भी बन जाए ना, तब भी मैं तुझे गधा ही बुलाऊंगा। इसकी मस्कीन सी सूरत को देखते हुए वो कहीं बगैर न रह सके थे, जबकि वो बेचारा अपनी हुई इज्जत अफजाई पर हंसती हुई बेगम को घूरने लगा था, जो इसके साथ देने के बजाय दान दिखाती उल्टा खीखी करने में मसरूफ थी। तुम जरा कमरे में चलो, तुम्हारी हंसी तो मैं अच्छे तरीके से बंद करता हूँ। इसके कान की तरफ झुककर इब्राहिम अब भी शरारतन बोला। इसे घबराने पर मजबूर कर चुका था। मैंने क्या किया? वो रोनी से सूरत बनाकर हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। इससे पूछे बिना नहीं रह सकी। यही तो मसला है बेगम जान, के आपने कुछ किया ही नहीं और ना ही कुछ करती हो। बस जो करूँगा वो मैं करूँगा। वो भी इसके अंदाज में बहुत कुछ जताता है। इसके रईस से सुकून को भी गारत कर गया था। मैं बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी। इसने इसे पास रखने के लिए बाबा का ड्रावा देना चाहता। तुम चाहे मेरे ससुर को भी बुला लो, मैं तब भी बाज नहीं आने वाला। इब्राहिम की धमकी भरी गुफ्तगू पर इसके माथे पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे नमूदार होते दिखाई दे रहे थे। इसने जवाब देने के बजाय चुप रहने में अपनी आफियत जानी थी। सूरज तलू होता अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। इसने इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम घर में बनाया और बाबा बहुत नाराज हुए थे, लेकिन मिसेस वकार ने इसे अकेले में चंद एक बातें की, जिस पर वो गुस्से से भरा इनको कोई जवाब दिए बगैर कमरे में चला गया। जहाँ वो सत्य चेहरे से मुंह फैलाए इसे देखती रुक फिर गई थी, जिस पर वो ठंडी आ भरता इसके करीब खड़ा हुआ, मगर वो इतनी ही तेजी से इससे दूर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक ही इसकी गिरफ्त मजबूत होती इसे रुकने पर मजबूर कर गई। आप पहले नहीं बता सकते थे कि आपने शहर से बाहर जाना है? एक मैं ही पागल हूं ना, जो आपसे अपने दिल की हर छोटी से छोटी बात भी शेयर कर लेती हूँ। इसने शिकवा करते साथ ही अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवानी चाहिए। नहीं, तुम लोग अपनी जगह पर सही हो और मेरा दिमाग खराब हो रखा है। वो गुस्से से बोलता एक झटके से इससे छोड़ते अपना बैग उठाए वहां से निकलता चला गया। मिसेस वकार इसकी ऊंची आवाज़ सुनती बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर इनके जलते दिल को जैसे राहत मिली थी। वो फतह से मुस्कुराती एक जिताती नज़र इस पर डालकर वहां से ओझल हुई थी तो सरवत नामांग के लिए अपने कमरे में जा बंद हुई थी। पहली बार इब्राहिम ने इसे इस लहजे में बात की थी। वो बुझे दिल से थकी हारी सी बेड पर जा गिरी थी। इसकी आंख दस्तक की वजह से खुली, शायद दरवाजे पर कोई इजाज़त मिलने की आस में खड़ा था। इसने इत्तराफ में नजरें घुमाते दुखते सर को थामा। रात की वापस याद आते नफरत के सबब इसकी आंखें लाल अंगारा होने लगी थी और सुस्त रवि से चलती दरवाजे तक पहुंची, जहां नाइला भाभी इसे नीचे आने का कह रही थी। इसके बेतरतीब सी हालत को देखते भाभी ने नजरें चुराई, पर वो तंजिया मुस्कुराती इन्हें शर्मिंदा कर गई थी।
कुछ देर के बाद वो जो ही कमरे में दाखिल हुई, बड़ों को वहाँ जमा देखकर इसने बेतासुर सी नजरें घुमाई और वो सितमगर भी पापा के साथ बैठा एक कहर भरी नजर इस पर डालते अगले ही पल वो आंखें फेर गया था। वो चिताती नजरें इस पर डालकर चलती हुई तराप में रखी कुर्सी पर जा बैठी थी। क्यों तुम दोनों हमारी इज्जत को खाक में मिलाने की पूरी कोशिश में हो? आखिर चाहते क्या हो? आज साफ साफ बता ही दो। पापा ने दोनों पर कड़ी नजर डालते इन दोनों से साफ मुतालबा करना चाहा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है। हमेशा वाली रट ने आप इसके सामने रखती नफरत से बोली। पास बैठी पप्पू इसकी बात पर आंखें मीचती आंसू अपने अंदर उतारने लगी थी। एक कदम भाई निकाल कर दिखाओ, तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। दरमान गुस्से से फनकारता उठ खड़ा हुआ। जब पापा ने इसे इशारे से वहीं रोक दिया था, वो मजबूरन मुठ्ठियां भीड़ता सबसे वहीं खड़ा रह गया था। वो शख्स झूठा है, एक बार नहीं बार बार इसने तुम्हारी माँ को धुतकारा और इससे झूठ बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का भूखा है, और इसी वजह से इसने तुम्हारी माँ से शादी भी की थी। हम लोगों की बातों पर एतमाद नहीं है तो क्यों अपने हंसते बसते घर को उजाड़ने पर लगी हो? इनकी बात सुनती नयाब झटके से उठ खड़ी हुई थी। मेरे डैड क्या है और क्या नहीं है, इस बारे में मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं सुनना, और ना ही मुझे आप लोगों पर रत्ती बराबर यकीन है। वो नफरतों की सारी हदें फैलांगती गज़ब और गुस्से से चिल्लाई थी। और दूसरी बात है, ये शादी मेरी रजामंदी से नहीं बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई है। मुझे तो सिर्फ इस कैद खाने से बाहर निकलना है जहाँ आपके इस नाम नेहाद बेटे ने मुझे किडनैप करके बंदी बनाए रखा हुआ था। इसलिए मैंने नाटक किया, क्योंकि मैं ना इस दिन खुश थी और ना आज खुश हूँ। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, लेकिन इसकी ज़ुबान को नजीना बेगम के पड़ने वाले थप्पड़ ने रोका था। वो साकित से खड़ी अपने गाल पर हाथ रखे हैरान नजरों से इन्हें देख रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे थप्पड़ मारने की? चुप, एक लफ्ज़ ना निकले अब तुम्हारे मुंह से। नयाब को टोकते वो भरम हुई थी। निकल जाओ यहाँ से और इसी बेजर शख्स के पास चली जाओ, और याद रखना अगर मैं तुम्हें धक्के देकर भी घर से निकाल दे तब भी अपनी सूरत लेकर यहाँ मत आना, क्योंकि हमें तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है। पहले भी दिल पर पत्थर रख कर रह रहे थे, अब भी हम रह लेंगे। इसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेलती वो फुट फुट कर रोती थी। मजीद कुरैशी ने कहना चाहा, पर वो एक नज़र नयाब के बेतासुर चेहरे को देखे लब भीज गए थे। अनाइल भाई, ये जहाँ जाना चाहे इसे छोड़ दीजिएगा। दरमान एक नज़र अनाइल को देखता पप्पू का सहारा देकर इनके कमरे में ले गया था। नाइला भाभी ने अफसोस से नयाब को देखा था, जो ऐसी खड़ी थी जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। दुआ को उठाई चुपचाप वहाँ से चली गई थी। रबीशा नम आंखों से इसे देखेगी। पता नहीं वो इतनी सख्त और पत्थर दिल की मालिक क्यों थी, क्यों इसे दूसरों का एहसास नहीं था। वो खुद कर्ज बनी आंखों में अपने नाम नेहाद बाप की पढ़ाई की पट्टियाँ पढ़ने लगी थी, और इसके लिए इसे किसी की भी रत्ती बराबर कोई एतमाद ना था और ना ही वो करना चाहती थी। एक के बाद एक इसे शिकवा कुना नजरों से देखते इसे नजरों से ओझल होते गए थे, और वो इन सब पर अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पर इसे अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन ये तो वक्त आने पर ही पता चलना था कि इसने कितने कीमती रिश्ते अपने बेजासित और रना में खुदगर्जी में खोए हैं, जो इसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे, मगर फिर सिर्फ खाली हाथ मलने की वजह से वो कुछ करने से कासिर थी। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? इन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बताओ ना डैड को। बोलो, अगर कुछ कहा है तो बेफिक्र हो। सब कुछ बोलो, इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बोलो ने आपकी सुनने और कहने का इंतजार किए बगैर वो मुसलसल हाँके जा रहे थे, जिस पर वो इनके दोनों हाथ थामती मुस्कुराकर नफी में सर हिलाने लगी। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हवेली वाले अगर मुझे कह देते तो मैं इतनी आसानी से इन्हें खुद से बुरा भला कहने देती? नहीं, रुसवा करके आई हूँ इन्हें। इनकी इज्जत को दो टुकड़े कर लुटी हूँ। इन्हें क्या लगा था दब्बू सी लड़की हूँ जो इनके इशारे पर चलेगी? ये बात वो अच्छे से अपने जहन में हिफ्ज कर चुके होंगे। पुरमसरत और खुशी से चेकती हो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी गिर गई थी। शाबाश मेरा बच्चा। वो तंजिया मुस्कुराती लाड से इसे अपने गले से लगा चुके थे। वो भी इनके सीने से लगी अपनी आंखें मूंद गई थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, एक ऐसी जगह नहीं बची थी जहां मैंने तुम्हें तलाश न किया हो। मुझे लगा था मानो मेरे जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। बोलते हुए अचानक इनका लहजा बीधा हुआ तो नयाब इनके आंसू देखती तड़पी थी। डैड मत आंसू भाई, मैं अब आ गई हूँ ना, और आप प्लीज़ मुझे आपको ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनके आंसू को उंगलियों की पुरों से साफ करती रोंदी हुई आवाज़ में बोली तो मुस्कुराते हुए खुद को काम डाउन करने लगे। डैड, वो जब मैं किडनैप हुई थी ना, दरमान ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझे निकाह किया था। मैं इसके घटिया शख्स से अब खुला लेना चाहती हूँ। इससे मैंने तलाक मांगी तो गुस्से से भड़ता मुझ पर चिल्लाने लगा था, लेकिन मैं अब मज़ीद इस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती। आप इसके खिलाफ खुला का पर्चा दायर करवाइए। कुछ देर की तवक्कुफ के बाद वो हिम्मत मजतमा करके इन्हें ठिठकने पर मजबूर कर गई थी। क्या इतना सब हो गया और तुम अपने डैड को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? इसे अलग करते हुए इतनाई से पूछने लगे थे।
मेरे पास आपको बताने का कोई रास्ता नहीं था। वो शख्स हर वक्त मुझ पर नज़र रखे हुए था। हालांकि मैंने मोम के नंबर पर एक मैसेज भी छोड़ा था, शायद वो देख नहीं सकी थी, इसलिए अब अपनी सारी गुजरी आप बीती आपको गोशगुजार कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम बस सुकून से रहो। और इन्होंने जहन में चलती फिल्म के मंसूबा बनाते हुए आगे का सोचते हुए कहा तो नायाब भी सर झटकते इनके हिसार से निकलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इसे यहाँ अनाइल छोड़कर गया था। बाकी सब लोगों के लिए इस तरह इसकी आंखों में बेइतनाई अयां थी, लेकिन इसे भला कौन सा फर्क पड़ना था। वो बेहिस बनी सभी रिश्तों को ठोकर लगाती यहाँ चली आई थी। कुछ दिनों बाद इसे घर वापस आए हुए 2 दिन हो गए थे। इन दिनों हवेली से किसी किस्म का कोई मैसेज या फ़ोन कॉल इसे रिसीव ना हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे न जाने क्यों इस चीज़ का इंतज़ार था कि शायद इसका दिल अभी भी चुपके से इंतज़ार में बैठा हुआ था। शायद कोई भूल कर ही इसे मैसेज या कॉल करते, मगर किसी ने ना की थी और ना ही किया। सुबह से ही इसकी तबीयत में एक अजीब सा अनोखापन महसूस हो रहा था और साथ ही घबराहट भी हो रही थी। डैड, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये ऑमलेट नहीं खाना। मुझे सामने प्लेट में रखा ऑमलेट देखते मुंह के बुरे से जाविये बनाती इन दोनों हस्तियों को ठिठकने पर मजबूर कर गई। मगर बेटा देखो, तुम्हें तो हमेशा से ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और ब्रेड पसंद है ना। एक बाइट तो लो, अगर अच्छा ना लगे तो बेशक मत खाना। इन्होंने एक और बाइट इसे खिलानी चाहिए, मगर जो ही वो निवाला इसके मुंह के करीब लेकर गई, इसका जी बुरी तरह से मतलाया और तेजी से उठी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। लो जी, लगता है तुम्हारी बेटी कांड करके आई है। अब इन हवेली वालों की जदी पुश्ती बढ़ाने जा रही है। मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, इस बच्चे का काम तमाम कर देते हैं, या ना ये ना हो इस बच्चे की हमदर्दी में ये वापिस हवेली में भाग जाए और आप खाली हाथ मलते रह जाएं। इनकी बीवी ने सोचों के घोड़े बहुत आगे दौड़ाते हुए कहा तो वो भी इनकी बात सुनते नफी में सार हिलाने लगे। इतना मत सोचो, मैं कुछ नहीं करने दूंगा इससे। वो इसकी बात को जल्दी से रद्द करते इन्हें हनकारा भरने पर मजबूर कर गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इसका मुआयना करते जो खबर इसको सुनाई थी, इसे सुनते ही पल के लिए नायाब को झटका सा लगा था। वो गैर इरादी तौर पर अपने पेट पर हाथ रखती इस नन्ही सी जान को महसूस करने लगी थी। इस हालत में तो खुला नहीं ली जा सकती। बेटा जी, अब 9 माह इंतजार करो, शायद इस अरसे में तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम वापस हवेली जाने के लिए रजामंद हो जाओ। इन्होंने नायाब के कंधे पर थपकते इसलाह करने के साथ तजवीज़ भी दे डाली और वो परेशान सी आगे गई मराइल सोचने में पेश थी। देखा, अपनी कुनसैन बेटी के कारनामे शादी तो रचाई ही, साथ ही इन हवेली वालों का वारिस भी पैदा करने जा रही है। इसे लेकर अबॉर्शन करवाती हूँ। ये नहीं हुआ कुछ रकम ही अपनी माँ से बटोर लाती। नहीं, वो क्यों हमारे बारे में सोचने लगी। इन्होंने इधर से उधर टहलते शोर के कानों में जहर उंडेलना शुरू कर दिया था। तुम भी तो इस दिन के लिए इसे अपने पास रखे हुए थी ना कि इस एक दिन मौका देखते इसे अपनी जायदाद में हिस्सा मांगने का कहोगे। लेकिन देखो क्या हो गया, अब कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहती और जायदाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी फराटे भरती जुबान एक बार शुरू हुई तो दोबारा रुकने का नाम ना ले रही थी। ठीक है, ऐसा करना, सुबह ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाना और अबॉर्शन करवा देना। हमें नहीं चाहिए इन खबीज़ों का वारिस। कल को यही बड़ा होकर हम पर हुकूमत चलाएगा। इन्होंने हतमी फैसला किया तो इनकी बीवी ने भी जोरों शोर से सर इस बात में हिलाया, जबकि लहजे में नागवारियत वाजिया थी। वो भी एक कदम चले ही थे जब दरवाजे पर खड़ी नायाब को देखते बुरी तरह से ठिठके थे। वो ना मांग के लिए चलती हुई इनके करीब आई और नन्ही सी जान ने आपका क्या बिगाड़ा है डैडा, और वो सब बातें आप मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के दिलासे देते रहे और बारहा मुझे ये याद दिलाते रहे कि वो हवेली वाले घटिया कम ज़रफ़ ज़ालिम पता नहीं क्या क्या है। मुझे मेरी माँ मेरी बहन के खिलाफ भड़काते रहे। मेरे अंदर इन हवेली वालों के लिए इतना जहर डाला कि मैं इनका नाम सुनते ही इन्हें बुरा भला कहती रही। और क्यों किया आपने? बोले ना, क्या मिला है आपको ऐसा करके? इनके मध्य मुकाबिल ठहर कर बहती आंखों से सवाल पूछती इन्हें गुस्सा दिला गई थी। अब ये बात तो पूछेगी मुझसे। हाँ, तेरी माँ भी तो तेरी ही तरह हर वक्त मेरा दिमाग खाई रखती थी। ये ना करो, वो ना करो, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इसे मत करो, फलाना ढमकाना। तंग आ गया था इस मुसीबत से मैं। और दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से की थी मैंने तेरी माँ से शादी, वरना प्यार तो मैं अपनी पहली बीवी से करता था। वो तो मजबूरन हमें औलाद की खुशी ना मिली, तभी मैंने तुम्हारी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आहिस्ता आहिस्ता इसे पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने तुम्हें भी लेने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन मैंने पैसों की बदौलत इन्हें तुम्हें अपने पास रख लिया और शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हें इस्तेमाल करता आया हूँ और तुम इन हवेली वालों से नफरत करती आई हो। बहरहाल, जब राज तुम पर आया हो ही चुका है तो अपने जहन में ये बात हिफ्ज कर लो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने जंगल से निकलने नहीं दूंगा। पहले माँ को फ़ोन करो और इससे अपनी जायदाद का मुतालबा करो, और दूसरी सूरत में हॉस्पिटल जाकर इस बच्चे को ख़त्म कर दो। वो दो बात करते हुए ज़िंदगी में पहली बार इसे खुद से नफरत करने पर मजबूर करके
नहीं डैड, इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैंने ही करवाने वाली अबॉर्शन और ना ही पैसों का मुतालबा करूंगी। वो अपनी कहकर बिना इनकी सुने वहां से जाने लगी। जब अपने बालों को खींचते जाने पर वो सिसकी बांधती मुड़ी। इन्होंने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते इसे जाने से रोका था। तू क्या समझती है मैं तुझे तेरे इस गंदे खून को मुफ्त में पालूंगा? यह गलत फहमी है तेरी। चुपचाप से हवेली फोन करके मुतालबा करो, वरना यही कब्र खोद कर रख दूंगा मैं। वो एक सनसनाता हुआ थप्पड़ इसके गाल पर जड़ते हुए इसे हैरान छोड़ के थे। नायाब के लिए इनका ये रूप भयानक था और अपने सिसकते और मुर्दा वजूद के लिए मोबाइल तक पहुंची थी। वो कैसे और किसे अपनी हालत का बताती? वो खुद इन लोगों को जलील और रुसवा कर आई थी और जाती भी तो किस मुंह से? अचानक ही वो अपनी जगह से उठी ही थी जब एक जोरदार चक्कर आने पर लड़खड़ाकर होश से बेगाना होती दोनों हाथ को पेट पर रखते जमीन बोस हो चुकी थी। भाई आप ठीक हैं? रबीशा इसे सोचों में गुम देखकर सोता लहजे में बोलती इसके करीब आ बैठी थी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जख्मी सा मुस्कुराहट लिए बोला। इसे अंदर से बहुत कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ था। जब दिल नहीं लग रहा मेरी आपी के बगैर तो इसे लेकर आए ना। इसके स्टार पर वो तंजिया मुस्कुराया था। आप जबरदस्ती किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते और ना ही खुद पर मुसल्लत कर सकते हैं। वो टूटे बिखरे लफ्जों में इसे बहुत कुछ जताता हुआ रत जके हुलिये में इसे बिछड़ा हुआ कोई मजनू लग रहा था। मान छल पर होती बैल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था कि मुकाबिल की बात सुनता वो अपनी जगह से उठा और दिल पर चलता हुआ बाल किसी पर भी फटने को तैयार था। वो सुर्ख आंखें लिए जब से मुठ्ठियां भीजने लगा था। भाई आप इसे लेते आए, ये मैं आ जाता हूँ। आप इसके साथ रहें। इस तरह किसी कैफियत में वो अपने सीने को मसलता हुआ बेचैनी से बोला। अनाइल इससे घर पर ही रहने का बोलता, इसकी परेशानी जाहिल करता, इसे पुरस्कून करने लगा, मगर अपने आप की हालत सुनता वो चाहकर भी खुद को पुरस्कून नहीं कर सका था। इसकी आप बीती पूरी हवेली में जैसे कुरान बनकर टूटी थी, पर न चाहते हुए भी वो सब्र करने से कासिर था। वो तो अच्छा था कि मजीद कुरैशी ने अनाइल को वहीं रुकने का कह दिया था और इन्हें अच्छे से पता था जैसे ये सब कुछ तय था, वरना दरमान तो गमो गुस्से से इसे लाताल्की का इजहार करते अपना दामन छुड़ा चुका था। जबकि फूफो की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो बस नीम बेहोशी में नेहा को याद करती तड़पती रहती थी। डॉक्टर ने इन्हें पुरस्कून आवर इंजेक्शन लगाया ताकि वो कुछ देर पुरस्कून रहे। वही पिती चुड़ैल यहाँ बैठी कौन से चिले काट रही हो? सफेद रबीशा को अकेले लॉन में बैठा देखकर टोंट करता हुआ चलता इसके साथ आ बैठा, जो इसे देखते आंसू साफ करती जबरन मुस्कुराई थी। तुम्हारे लिए काट रही थी ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए और तुम्हारी बीवी तुम्हें नाको चने चुपवाई, फिर देखना मजे लेकर तुम्हें चढ़ाऊंगी। वो इसे देखती अपनी पुराने वाले अंदाज में बोलती, इसे सदमे से दो चार कर गई थी। क्यों भाई, मेरे लिए कोई जलादनी बीवी ढूंढोगी कि मेरे लिए तुम ही काफी हो? वो मुस्कुराते हुए जुमानी लब्बो लहजे में बोलता इसे खुद को घूरने पर आमादा कर गया था। बकवास बंद करो अपनी। वो सुर्ख चेहरे से तपते हुए बोली और वहां से जाने ही लगी, मगर सैफी तेजी से इसकी राह में हाइल होता इसकी कलाई को झटका देते अपने सीने से लगा गया था। छोड़ो मुझे छोटे लड़के। वो इसके हिसार में फड़फड़ाते हुए चलाई थी। आह चुड़ैल कहीं की मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? इसके चलाने पर मसनूई गुस्से से बोलता है, इसके कान के करीब झुकता है, इसके कान की लू को लबों में दबाते इसे सिसकने पर मजबूर कर गया। पहली बार इसकी शरारत पर इसका रोम रोम सनसना उठा था। दिल पर हाथ रखे अपनी तेज होती धड़कनों को सुन रही थी। जब सैफी मजीद कार्रवाई करता, थोड़ा सा इसे अपने मजीद झुका। जो तुम्हारी धड़कनें धड़ रही हैं ना, गौर से सुनो इनको। क्यों ये मेरा नाम पुकार रही हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है? वो गंभीर लहजा अपनाते हुए इसके हवास सल्ब कर गया था और वो अचानक इसके हसार में लड़खड़ाई थी और वो फुर्ती से इसकी कमर के गिर्द बाजू गुजारकर एक बार फिर से इसे अपने सीने से लगा चुका था। जब उन और अनायत की जुबानी बात पर वो मुर्दा इन्हें देखने लगा जो मुस्कुराते हुए इन्हें देख रहे थे। वो लैला मजनू बस कर दो, कम से कम इस मुबारक महीने का ही ख्याल कर लो। इन दोनों की बात पर वो अब भी इसे अपने हसार में लिए बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें शर्म छूकर भी नहीं गुजरी बगैरत इंसान? मेरी बहन को मेरे ही सामने इस हुलिये में लिए बेशर्मों की तरह खीखी करने लगे हो। इसकी नरम गिरफ्त छूटी तो रबीशा सुर्ख चेहरे से तेजी से वहां से भागी थी, जबकि ओन ने सैफी को पकड़ते इसकी गर्दन को दबोचते इसे आड़ो हाथों लिया। वो इसे हमेशा ही जिच करते आया था, लेकिन अब की बारी ओन की थी, जिसे वो इस वक्त बखूबी सारे अंजाम देता इसे खूब लिताड़ रहा था। दफा पागल इंसान है। सैफी इसकी बातों और जुबानी हरकतों से खाइफ होता
जल्दी से वहाँ से भागा था, मगर ओन भी इसे आसानी से आज माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। तभी वो शरारती नज़रों से इसे देखता एक बार फिर से इसके पीछे दौड़ा था। अनाइल इसे लेकर हवेली पहुँच चुका था। इसने सभी से अपने की माफ़ी मांगी थी। वो शर्मिंदा थी और होती भी क्यों ना, इसने जो कारनामा से अंजाम दिया था वो किसी खातिर भी माफ़ करने लायक ना था। लेकिन इन लोगों ने अपने सीने को इशारा करते इसे खुले दिल से माफ़ कर दिया था। पोपो भी इसे अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। वो नम आंखों से दरमान को देख रही थी जो डॉक्टर को लिए बाहर जा रहा था। इन लोगों ने इसका दोबारा चेकअप करवाने के बाद इसकी थोड़ी बहुत ड्रेसिंग भी करवा दी थी। गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था इस पर नील का निशान बन चुका था। चलो भाई निकलो सारे, इन्हें आराम करने दो। अम्मी हजूर की बात पर सारे एक के बाद एक होते वहाँ से चले गए थे और वो कमर सीधी करने की गर्ज से बेड से टेक लगा गई थी। सारी बातें याद करते इसकी आंखें एक बार फिर से नम होती दरिया झेलम बहाने को तैयार थी। दरमान गहरा सांस भरता अंदर दाखिल हुआ और इसे रोते हुए देखकर वो जल्दी से चलता इस तक आया था। क्या हुआ नायाब? गाल पर जलन हो रही है या फिर टमी में बोलती क्यों नहीं हो? इसके चुप का रोज़ा देखकर वो अच्छा खासा झुंझलाता हुआ पूछने लगा था। मम्मा मुझे माफ़ कर दे। मैं डैड के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे किसी की बातों पर यकीन ही नहीं आया। मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी मोम को गलत समझा, इन्हें बुरा भला कहा, यहाँ तक कि सभी लोगों को दुख भी पहुँचाया। मुझे सजा दें, मुझे वो दिलो जान से कबूल होगी। नायाब इसके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए अपनी बातें कहती आखिर में फूट फूट कर रोती थी। वो सर्द सांस हवा के स्पुर्द करता इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले गया था। चुप करो, माना कि तुमने हम सब लोगों का दिल दुखाया और हमें तकलीफ भी पहुंचाई है, लेकिन एक खुशी भी तो तुमने हमें दी है ना। और यकीन जानो ये खुशी सब तकलीफों और दुखों का मुदावा कर गई है। इसके आंसू को उंगलियों की पूरों से साफ करता है। इसने हैरान नजरों से देखा और इसकी आंखों पर लब रखता है इससे पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया था। कौन सी खुशी? वो हैरानी से पूछती। इसके लोगों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। ये वाली खुशी। वो लब दबाता आहिस्ता से इस पर झुका। वो इसे खुद में झुकता देखकर आंखें मूंद की थी, लेकिन जिस समय फरेरी तो इस वक्त डोरी जब अपने पेट पर इसके लबों का बेबाक लम्स महसूस हुआ था। सच्ची वो अपनी हैरत पर अब भी काबू न रख पाई थी। मुझे वो भी इसी के अंदाज में कहता इसके नाक को लबों से छूने लगा था और इसके बाद एक गाल से होता दूसरे गाल तक का सफर करता मूंछों और दाढ़ी की चुभन से इसे कसमसाने पर मजबूर कर गया। और दूसरी बात है, सजा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा ताकि तुम दोबारा मुझसे गलती से भी दूर जाने की गलती ना करो। और वो सजा ये है कि तुम ताउम्र मेरे साथ बंदी रहोगी, जहाँ से मैं तुम्हें कभी रिहाई नहीं दूंगा। दरमान गंभीरता भरी सरगोशी करता अब की बार इसके चेहरे पर झुकता बेबाकी से जिसारत करने लगा। वो भी सुकून से आंखें मूंदती नम आंखों से इसके हिसाब में पड़ी रही। इसे अब क्या चाहिए था? यही कुछ तो था जो वो चाहती थी और आज वो इसको मिल भी गया था। वो इससे अब किनारा कश नहीं होना चाहती थी। मॉम डैड को कितने साल की सजा मिली है? इसने इसकी वारफ्तगी भरी नज़रों को काबू में करने के लिए बेसाख्ता सवाल पूछा तो दरमान संजीदा होता इसको देखने लगा था। मैंने आपकी और अनाइल भैया की बातें सुन ली हैं। दरमान की उलझन को दूर करते इसने सच बताया था। उम्र कैद की सजा। वो धीरे से कहते इसे सीने से लगा गया था तो नायाब भी इस अफसुर्दगी से मुस्कुराती हुई इसके गिर्द अपना हिसाब कायम कर गई। आज ईद का दिन था और हवेली वाले अपने गम में त्यौहार पूरी तरह भूल बैठे थे, लेकिन छोटों ने इसे याद रखते अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। अभी मर्द हजरात नमाज से फारिग होते घर आ रहे थे कि जिनमें सफ़े अव्वल दरमान था। इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, जिस पर बाकायदा तौर पर ओन, अनाइल और सैफी ने रिकॉर्ड भी लगाया था, जिसे वो खुशी से कबूल कर रहा था। सामने ही इसकी मताए जान सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो सलाम करता सबसे ईद मिला होगा यहाँ पे। इस तक आया जो इसे देखते और खड़ी हुई थी। सभी मर्दों ने वाइट जबकि ख़वातीन ने ब्लैक कलर की ड्रेसिंग कर रखी थी, जो कि छोटों ने अपनी मर्जी से ऑनलाइन से ऑर्डर की थी। ईद मुबारक बेगम। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा इसके करीब हुआ और वो बाकी सबकी मौजूदगी से खाइफ खाती इसे घूरते सोफे से जा लगी, जो ठीठ बना इसे शर्मिंदा करने पर तुला हुआ था। खैर मुबारक। वो जबरन मुस्कुराती पीछे हटने लगी, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना इसे खड़ा करता इसे अपने सीने से लगा गया था। जहाँ छोटों ने मुस्कुराते इसे जुबानी जुमले कसे थे, वहीं बड़ों ने चेहरा झुकाए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। गले मिलकर ईद मिली जाती है बेगम। वो इसके वारा लटों को पकड़कर कान के पीछे अड़ेसते हुए इसे टाइट करके बताने लगा। भाईजान ये बात भला भाभी जान को कैसे पता होगी? वो तो दूसरे मुल्क में रहती है ना, इन्हें क्या पता पाकिस्तान में कैसे ईद मिली जाती है? उन्हें इशारत से कहते दोनों पर नजर डाली। जब नायाब इन दोनों को घूरती वोरन वहाँ से अपने कमरे की जाने भागी थी। गधे, मेरी खूबसूरत सी बीवी को नाराज कर दिया तुमने, दरमान मसनूई खफकी से कहकर इसके कंधे पर
हल्का सा थप्पड़ झाड़ते ऊपर की जानिब भागा था। पीछे सभी ने मुस्कुराहट दबाते इन लोगों की दायमी खुशियों की दुआ की थी, जिनमें नजीना बेगम भी शुमार थी। बाबा, अब तो हमारी रुखसती का सोचें, ये ना हो ये ख्वाब देखते मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं। उनने बालों में हाथ फेरते मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए एक नज़र साथ खड़े सैफ़ी पर डाली थी। तुम्हारी रुखसती और सैफ़ी का निकाह साथ ही रखा है हमने। इनकी बात पर जहाँ खुशी से सैफ़ी की बांछें खिली थी, वहीं रबीशा सुर्ख चेहरा लिए नजीना कुरैशी के सीने में पनाह लिए इसकी शरीर सी नज़रों से बचने की कोशिश में थी। इब्राहिम नाराज़ होकर अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था और इस दिन के बाद इसने ना तो घर कॉल की थी और ना ही कोई मैसेज। मिसेस वकार ने शोर से पूछा तो इन्होंने खड़ी खड़ी सुनाते इन्हें सच से आगाह किया तो वो दिल महसूस कर रही थी। टीवी में नशर होती खबरें तो इंसान के दिल पर विरछियाँ चलाने के लिए मुतरादिफ होती हैं। अभी भी वो टीवी पर नशर होती ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रही थी, जहाँ एंकर बढ़ चढ़ कर बोलने में मसरूफ था कि रात की तन्हाई में बहू ने ससुर और शोहर की गैर मौजूदगी में सास को छुरी के तशद्दुद से घायल कर दिया। वो तो पहले ही सोच सोच कर हलकान हो जा रही थी, इस खबर पर मजीद घबरा गई। तुम इब्राहिम की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी ना, तो कर लो, कोई मसला नहीं। वो 1-2 दिन बात नहीं करेगा, लेकिन बाद में वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। सरवत बेटी का भी कोई परेशानी नहीं है, वो रोएगी चिल्लाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। और इस बात का क्या भरोसा कि तुम्हारी मनचाही बहू तुम्हें रात के अंधेरे में कोई नुकसान ना पहुंचाएगी। इन्होंने बीवी के डरे सहमे चेहरे को देखते हुए मजीद कुरेदा तो इनका दिल दहला था। अल्लाह न करे मरे मेरे दुश्मन। वो दिल पर हाथ रखती घबराते हुए बोली और कब्र से चादर निकालती इन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लिए सरवत के सर हुई। शौक हो गए, कितने दिन हो गए और इसने बात करने की सहमति ना की, तो कम अज़ कम तुम ही कर लेती। माना के नाराज़ हो, अब किधर गया, माना के नाराज़ हुआ है पर मना लेती। इतना भी नहीं हुआ तुमसे, वो गुस्से से कहती। अपनी भड़ास इस पर निकालती हुई बोली तो सरवत हैरान परेशान से इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। आलिया और बाबा मुस्कुराहट दबाए सास बहू की गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि शुजा कहीं गया हुआ था। ईद का दिन है, बनो सवरो, सिर्फ इस मेहंदी लगाने से क्या हो जाता है। शादीशुदा हो, खुद को शोर की सन नफसन के मुताबिक ढाल कर रखो, इसे अपनी तरफ राग़िब करो। वो यकीनन आज इसकी पूरी क्लास लेने के चक्रों में थी, जबकि इनका लहजा देखते सरवत गश खाने को थी। इसे मेहंदी भी आलिया ने ज़बरदस्ती ही लगाई थी और ड्रेस इसने पहना नहीं था। बस जब से आई थी इब्राहिम के रवैये के बारे में सोचे जा रही थी। आज ये सूरज कहाँ से निकला है। चचा जान शुजा जो भी घर में दाखिल हुआ था, वो यकीनन इनकी गुफ्तगू सुन चुका था, तभी मुस्कुराहट दबाता इनसे पूछने लगा, तुम तो मियाँ रहने ही दो, तुमसे भी तो इतना ना हो सका कि दोस्त के कान खींचे इसे वापस घर ला सको। इनकी तोपों का रुख अब इसकी तरफ हुआ, जिस पर वो अपनी बारी आने पर गड़बड़ा सा गया था। अरे चच्ची जान, बेफिक्र रहें, देखें इस उल्लू के पट्टे के कानों से पकड़ कर लेकर आया हूँ। अब आपकी मर्जी, इसे दीवार में चुनवाएं या संसार कर दें। वो अपने पीछे ठहरे इब्राहिम को बाजू से पकड़कर इनके सामने करता इन्हें मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स देने लगा। आइडियाज़ होना चाहिए वैसे। मेरा बच्चा मेरी जान। वो अबीदा होती इसकी जानिब लगी तो वो इन्हें अपने सीने में भींचता एक नज़र सरवत पर डालने लगा, जो इसे देखते खफा सी होकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। इतना परेशान क्यों हो रही हैं अम्मा? आपके कहने के मुताबिक आपकी पसंदीदा बहू लेने के लिए क्या हुआ था? वो इशारे से कह के सब लोगों से मिलकर सोफे पर टिक कर बैठ गया। मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरी, मेरे लिए तो एक सरवत ही काफ़ी है, वो इससे बताती मुस्कुराई थी। अम्मा आप ठीक हैं? आपके अंदर की जलादनी रूह कहाँ गई? आपके जिस्म को छोड़कर चली तो नहीं कहीं? इब्राहिम मुस्कुराहट दबाते इन्हें संजीदगी से कहता इन्हें गुस्सा दिला चुका था। ना हंजार कहीं के शर्म नहीं आती अपनी जन्नत के बारे में ऐसी बातें करते हुए। वो इसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारते मसनूई रोब से बोली थी, जब मेरी बहू नाराज़ हो गई इसे मनाकर यहाँ लाओ, वरना तेरा दिमाग मैंने अपने तरीके से दुरुस्त करना है। वो इसे सरवत के कमरे की तरफ भेजकर आलिया की तरफ मुतवज्जह हुई थी। कुछ बनाया है या बस सिर्फ मुंह ही बना रखा है? माँ की सख्त आवाज़ पर आलिया सटपटाई थी। अम्मा बनाया है ना, आप बैठे, मैं सर्व करती हूँ। वो जल्दी से बोलकर किचन में भागी, जबकि शुजा भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे किचन में चला आया था। ईद नहीं मिलोगी शोर से वो जज्बात लौटाते लहजे में बोलकर इसे खुद की तरफ मुतवज्जह करने लगा। ईद ही नहीं दी तो ईद क्यों मिलूँ? वो भी मसरूफियत से बोलती सेटअप करने में मसरूफ तेज तेज हाथ चलाने लगी थी। पहले ईद मिली जाती है, इसके बाद ईद दी जाती है। वो इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते खफकी से बोला था। नहीं, पहले ईद ही चाहिए, इसके बाद देखेंगे। वो इतरा कर कहती डोंगा उठाए भाई की जानिब चलती थी। पीछे शुजा ने गुस्से से इसकी पुश्त को देखा।
ईद तो मिल लो बाद में, ईदी भी ले लेना। इसके किचन में आ जाने पर अचानक ही इसे बाजू से पकड़कर सीने में भींचता हजार तंग करने लगा। ये क्या? वो दहल कर दिल पर हाथ रखती इससे पूछने लगी। जब बीवी काबू में ना आए तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। इसके माथे पर बोसा देते शुजा मखमूर लहजे में कहता है, इसे खुद में गुम करने लगा। वो झुंझलाकर इसके हजार से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। इसने कमरे में कदम रखा तो वो इसे कहीं दिखाई ना दी थी। वो सर्द सांस खारिज करता बेड पर बैठा इसके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट गुजरने के बाद वो वॉशरूम से निकली। नया जोड़ा सिबेतन किया हुआ था, जबकि बालों को कैचर में बांध रखा था। इसे इग्नोर करती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती कान के बुंदे पहनने लगी और एक पहन लिया था जबकि दूसरा अभी पहन रही थी कि वो चलता हुआ इसके करीब पहुंचकर इसके हाथ से लेता खुद पहनाने लगा। इब्राहिम के हाथों का लम्स कान और गर्दन पर महसूस किया। इसका सांस सीने में कहीं अटकने लगा था। वो भी रुपये से नम आंख के लिए वहां से पलटने ही लगी थी, मगर इब्राहिम इसकी कलाई पकड़ता इसे चूड़ियां पहनाने लगा। फिर इसका कैचा निकालता इसके बालों को कंधे पर फैलाते इसकी गमगीन आंखों को देखते इसने तड़प कर सरवत का चेहरा अपने तरफ मोड़ लिया था। इस पर लब रखे क्यों मेरी मासूम सी आंखों पर बेजा तशद्दुद कर रही हो बेगम? चले जाइए यहाँ से, मैंने आपसे बात नहीं करनी है। वो खफकी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में कहती रोते हुए सोफे पर बैठी और इससे पीठ किए बैठ गई थी। एक तो शोहर इतने दिनों बाद खफा पिसाया, इसे मनाने के बजाय खुद उठकर बैठ गई हैं। ये नहीं किया कि ईद का मौका है, बन सवर कर इसे ईद मिल लूँ। इब्राहिम इसके कंधे से लगातार खफकी से बोला तो वो गुस्से से इसकी तरफ मुड़ती इसके कंधे पर मुक्का जड़ गई। मैं कितना रोती रही हूँ आपकी बेमुरवती याद करके, और आपने एक कॉल भी नहीं की। वो सूसू करती इसे सीने से लगाने पर मजबूर कर गई। आलिया रोज तुम्हारी तस्वीर और वीडियो चुपके से मुझे भेजती रहती थी। इब्राहिम लब दबाता हुआ बोला तो वो झटके से सीधी होती इसको घूरने लगी थी। यार इतने दिन तो मैं देखे बगैर गुजारा नहीं था ना, समझा करो, वरना वो मासूम बना मासूमियत भरी नजरें बनाए इसके हंसने की वजह बन गया था। मेहंदी तो देखने दो। अब की बार वो इसके दोनों हाथ थामे इसकी मेहंदी से सजी हथेलियां देखने लगा। क्यों आलिया ने मेरी मेहंदी की पिक्स नहीं भेजी थी? क्या वो भेजती आपको? मुस्कुराहट दबाते गोया हुई तो इब्राहिम इसकी शरारत समझता हथेलियों पर लब रख गया था। नहीं भेजी थी इसने, और इस दिन मैंने तुम्हारे साथ मसनूई गुस्से से तुम्हारा हाथ झटका था ताकि अम्मी समझे मैं तुमसे नाराज होकर चला गया हूँ, और हुआ भी ऐसा ही। और इसने इन सब के पीछे हम लोगों का सोचा समझा प्लान था। वो अपनी नाराजगी से पर्दा उठाता इसे शॉक कर गया था। क्या? वो हैरान होती पूछ बैठी थी। हाँ, इन सब में तुम्हें बेखबर रखा गया था, और देखो अब अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो गया है। वो तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करने को राजी हो गई हैं। वो सच्चाई से कहता है इससे नाराज कर गया था। बात मत करें मुझसे, वो इतना कहकर नाराजगी से उठ गई, लेकिन बर वक्त इब्राहिम इसे खुद पर गिराता इससे हक्का बक्का छोड़ गया। बात कौन करना चाहता है? मैं तो इधर मिलने लगा हूँ। इतना कहकर इब्राहिम शरारतन इसे मुस्कुराता इस पर झुकने लगा था। वो कोई और राह फरार ना पाते हुए इसी के सीने में छुपने लगी। आसमान पर गम के बादल छट चुके थे और हर तरफ अब खुशियां ही खुशियां थी, और बेशक गम के बाद आसानियां होती हैं। तो जी यहाँ पे हमारा नावल हो चुका है ख़त्म। नावल नेम है मैं, तुम और ईद का चांद, और राइटर है इसकी रोमैसा बलोच। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल लगा है। कज़न्स की नोक-झोंक, फैमिली, मतलब अच्छा नावल था। ऊंच नीच, खुशी गम, मज़े का। अगर आपको नावल पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।